हाय एवरीवन, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। सभी को राम राम, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। जैसे भी आप सभी को उचित लगे, स्वागत है सभी का डिजिटल एनसीईआरटी के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। हम करने वाले हैं हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 8। इसकी शुरुआत करेंगे। सबसे पहले हम ज्योग्राफी करेंगे, फिर हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी और हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी और साथ ही हमारे इकोनॉमिक्स। सभी के हम 15 क्वेश्चन लेकर के चलेंगे और स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन ज़्यादातर ऐड किए हैं ताकि टॉपिक आपका कवर होता चला जाए। यानी कि सिर्फ 15 क्वेश्चन हम करेंगे तो सिर्फ 15 ही नहीं, बल्कि हम उनमें से 20-25 क्वेश्चन आराम से निकाल लेते हैं। एक्स्ट्रा 10-12 क्वेश्चन भी उसमें से निकल जाते हैं। उनकी परिभाषा पढ़ते हो तो कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा तो आप उसको घुमा फिरा करके कहीं से भी तो आप उसका आंसर ईजिली कर पाओगे। तो यही शुरुआत से ही हम इसी तरह से प्रैक्टिस करते आ रहे हैं और आगे भी ऐसे ही करते रहेंगे। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है यहाँ पे, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सही विकल्प का चयन करना है। पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है, कथन 1 दिया है, 2 और 3, 3 कथन दिए हैं और कौन सा इनमें से सही है ये बताना है आपको। पहला कथन बोल रहा है कि हिमालय का निर्माण भारतीय प्लेट और जो यूरेशियन प्लेट है इनके टकराने से हुआ है। सभी को पता है कि भारतीय जो हिमालय पर्वत है वो एक वलित पर्वत है और वलित पर्वत का निर्माण किस वजह से होता है, जब दो प्लेटें आपस में टकराती हैं और फिर ऊपर उठे हुए भाग को बोलते हैं वलित पर्वत। जो वलित पर्वत है उस या फिर हमारा जो हिमालय पर्वत है उसको हम वलित पर्वत बोलते हैं। और इनका जो निर्माण है हिमालय का वो किस वजह से हुआ है, भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट के आपस में टकराने के कारण से, अभिसरण के कारण से। और ये एक वलित पर्वत श्रृंखला हम इसको बोलते हैं। तो ये कथन है सही। भारतीय प्लेट के यूरेशियन प्लेट के नीचे खिसकने से पिघली हुई चट्टानें ऊपर उठी हैं जिससे हिमालय का निर्माण हुआ है। तो बिल्कुल ये हिमालय का निर्माण किस वजह से हुआ है, भारतीय प्लेट के यूरेशियन प्लेट के नीचे खिसक जाने से, और जो पिघली हुई जो चट्टानें थी वो ऊपर उठ गई और इसी वजह से हिमालय का निर्माण हुआ था। तीसरा कथन क्या कर रहा है कि हिमालय दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। तो ये भी जो है सही हो जाएगा। हिमालय के बारे में बताया है कि हिमालय पर्वत का निर्माण किस वजह से हुआ, दोनों प्लेटों को आपस में टकराने से हुआ है। जो भारतीय प्लेट थी वो यूरेशियन प्लेट के नीचे खिसक गई और पिघली हुई चट्टानें ऊपर उठी जिसकी वजह से हिमालय का निर्माण हुआ। तीसरा कि ये हिमालय जो है दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। तो तीनों ही कथन सही है। इनमें सही पूछा है तो पहला, दूसरा और तीसरा तीनों ही सही हो जाएंगे। अगला क्या कह रहा है, उत्तरी भारत के उत्तरी मैदानों के निर्माण के संबंध में कौन सा कथन सही है। यहाँ पर पूछा है ना कि कौन सा कथन सही है, इन पे विचार करना है। उत्तरी मैदानों के निर्माण के बारे में पूछा है। तो पहला कथन क्या कह रहा है कि उत्तरी मैदानों का निर्माण मुख्य रूप से हिमालय से निकलने वाली नदियों के द्वारा जो जमा किए गए जलोढ़ निक्षेप हैं उनकी वजह से हुआ है। तो ये कथन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही। जो उत्तरी मैदान है वो हिमालय से निकलने वाली जो भी नदियां हैं उनसे बहा करके लाए गए जो चीज़ें होती हैं, मिट्टी हो गई, कंकड़ पत्थर हो गई, वो सारी चीज़ों के जमा होने से क्या, जलोढ़ निक्षेप उनको बोलते हैं, उनके जमा होने से उत्तरी मैदानों का निर्माण हुआ है। इन नदियों में गंगा नदी है, सिंधु नदी है, ब्रह्मपुत्र है और उसकी सहायक नदियां शामिल हैं। तो बिल्कुल इनका जो ये जो निकलती हैं हिमालय से और अपने साथ में बहुत सारे निक्षेप अपने साथ बहा करके लेकर आती हैं, उपजाऊ मिट्टी बहा करके लेकर के आती हैं। और उत्तरी मैदानों का निर्माण इन्हीं की जो है निक्षेपों से, यानी कि जो भी अपने साथ में बहा करके लेकर आती हैं। तो मैदानी भाग में आने से पता ही नदियों की जो गति होती है वो धीमी हो जाती है और वहाँ पर जितनी भी चीज़ें वो अपने साथ में लेकर के आती है वो वहीं पर छोड़ देती है और इसी वजह से जो उत्तरी मैदान है निर्माण होता है उनका। उत्तरी मैदानों के क्षेत्र जो है बहुत कम उपजाऊ होता है। तो ये गलत हो जाएगा, बहुत ज़्यादा उपजाऊ होता है। जो मिट्टी या फिर जलोढ़ निक्षेप जिनको भी हम बोलते हैं, जो उत्तरी मैदानों में बहा करके नदियों द्वारा लाए जाते हैं, वो बहुत उपजाऊ क्षेत्र होता है, बहुत उपजाऊ होता है। तो ये अत्यधिक उपजाऊ क्षेत्र होता है, ना कि कम उपजाऊ। तो ये गलत हो जाएगा। पहला कथन सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा गलत हो जाएगा। सही यानी कि केवल एक और दो दोनों सही हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय पठार की विशेषताओं के संबंध में निम्नलिखित कथन दिए हैं उन पे विचार करो। किसके बारे में है, प्रायद्वीपीय पठार की विशेषताएं। पहला कथन क्या कह रहा है कि प्रायद्वीपीय पठार प्राचीन क्रिस्टलीय चट्टानों से बना हुआ है। जो प्रायद्वीपीय पठार है वो जो है प्रायद्वीपीय पठार जो होता है वो गोंडवाना भूमि का हिस्सा था। किसका हिस्सा था, गोंडवाना लैंड का हिस्सा। और जो
ये जो पठार है समुद्र तल से औसतन 600 से 900 मीटर ऊपर है। तो ये बात भी बिल्कुल सही बताई गई है। ये जो चट्टान था ये पुरानी जो क्रिस्टलीय चट्टानें थी उनसे बना हुआ था और इनकी जो ऊंचाई थी वो 600 से 900 मीटर ऊपर थी, 900 मीटर ऊंची थी। ये इनकी औसत ऊंचाई बताई गई है। और अधिकांश जो प्रायद्वीपीय नदियां थी वो पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हैं। तो जो यहाँ पर नदियां हैं ढलान की वजह से पूर्व से जो है बहती हैं, पूर्व की ओर बहती हैं, पश्चिम से पूर्व की ओर। किस वजह से? ढलान की वजह से। तो तीनों ही कथन जो है प्रायद्वीपीय पठारों को लेकर के सही हैं। इनमें से कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। तो इनमें जो है पूरी विशेषताएं इसलिए दी गई हैं। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन का यही फायदा है कि एक ही क्वेश्चन में आपसे पूछ ले कि इनकी औसतन ऊंचाई कितनी होती है, तो 600 से 900 मीटर समुद्र तल से। ये क्रिस्टलीय चट्टानों से बने होते हैं और ये गोंडवाना भूमि का हिस्सा भी हैं। और इनकी जो नदियां हैं उनकी ढाल की वजह से पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हैं। ये जो आपका मान लो ये पश्चिम है और ये पूर्व, तो इनकी इस तरफ ये दिशा होती है ढलान की वजह से पश्चिम से पूर्व की ओर। तो तीनों ही कथन सही हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। अगला है दक्कन ट्रैप के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है कि दक्कन ट्रैप एक बड़ा आग्नेय प्रांत है जो मुख्य रूप से महाराष्ट्र में स्थित है। क्या कह रहा है कि जो दक्कन ट्रैप है वो आग्नेय प्रांत है और मुख्य रूप से महाराष्ट्र में स्थित है। तो बिल्कुल जो दक्कन ट्रैप है वो आग्नेय पठार है। इसका निर्माण जो होता है वो दरार, जो जिसको हम बोलते हैं दरार या फिर ज्वालामुखी से हुआ है। जो भी आग्नेय चट्टानें वही होती है ना जो ज्वालामुखी से लावा बाहर निकलता है और वो जमा होता रहता है, उसी को हम आग्नेय चट्टान बोलते हैं। तो जो दक्कन ट्रैप या दक्कन का पठार हम बोलते हैं वो आग्नेय प्रांत है। मुख्य रूप से कहाँ पर है? महाराष्ट्र में स्थित है। साथ ही साथ इसका निर्माण ज्वालामुखी के विस्फोटों से हुआ, तो उसी को हम बोलते हैं ज्वालामुखी विस्फोट से जिसका निर्माण होता है उसी को बोलते हैं आग्नेय प्रांत या आग्नेय चट्टानें। तीसरा, यहाँ पर काली मिट्टी या फिर ब्लैक सोइल पाई जाती है। तो ये क्या हो जाएगा इसका आंसर कि यहाँ पर काली मिट्टी पाई जाती है। तो यहाँ ये भी सही हो जाएगा। जो बेसाल्ट की चट्टानें होती हैं वे टूटने की वजह से या अपक्षय की वजह से यहाँ पर काली मिट्टी का निर्माण होता है। तो तीनों ही कथन दक्कन के पठार या दक्कन ट्रैप के बारे में सही हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। सही आंसर क्या हो जाएगा इसमें? डी, पहला, दूसरा और तीसरा। इस बार मैंने अलग से ब्लैक कर दिए हैं आंसर को ताकि आपको जो है लिखना भी ना पड़े और कन्फ्यूजन भी ना हो पीडीएफ मिले तब। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि जो पश्चिमी घाट है पूर्वी घाट है इनके बारे में विचार करो। कथन क्या दिए हैं? पश्चिमी घाट जो है निरंतर है जबकि पूर्वी घाट अनियमित और विच्छेदित है। पश्चिमी घाट है, क्या कहता है कि पश्चिमी जो घाट होता है वो निरंतर क्या होता है? ऊंचे नीचे होते हैं। पश्चिमी घाट जो होता है वो निरंतर ऊंचा या फिर निरंतर और ऊंचे होते हैं, जबकि जो पूर्वी घाट है वो कम ऊंचे होते हैं और यानी कि बढ़ते चले जाते हैं। फिर है पश्चिमी घाट की जो औसत ऊंचाई है पूर्वी घाट से अधिक पाई जाती है। तो ये कथन भी बिल्कुल सही है कि जो पश्चिमी घाट होते हैं वो ज़्यादातर बढ़ते रहते हैं। निरंतर का मतलब है उनके अंदर और परतें जमा होती रहती हैं। तो ये क्या होते हैं? ऊंचे होते हैं। और जो पूर्वी घाट होते हैं वो अनियमित होते हैं, लगातार बढ़ते नहीं रहते या फिर टूटते भी रहते हैं, तो विच्छेदित इनको बोला गया है। तो ये क्या हो जाएगा कि पूर्वी घाट कम ऊंचे होते हैं और जो पश्चिमी घाट निरंतर होते हैं वो अधिक ऊंचे होते हैं। तो इनकी पश्चिमी घाट की ऊंचाई औसतन पूर्वी घाट से ज़्यादा होती है। महेंद्रगिरी पूर्वी घाट है वो सबसे ऊंची चोटी है। जो महेंद्रगिरी पूर्वी घाट है उसकी जो चोटी है वो सबसे ऊंची मानी जाती है। तो तीनों ही कथन पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के संबंध में सही है। जो पश्चिम का एरिया है वहाँ पर निरंतर परतें जमती रहती हैं और इसी वजह से इसका जो हाइट है वो ऊंची हो जाती है। और जो इस यहाँ पर है ये अनियमित होते हैं। तो ये क्या होते हैं? ये इनका आकार छोटा होता है, ये हाइट इनकी कम होती है। तो पूर्वी जो घाट होते हैं वो कम ऊंचे होते हैं इसकी बजाय, पश्चिमी की बजाय। इनकी जो औसत ऊंचाई है वो पूर्वी घाट की बजाय पश्चिमी घाट की ज़्यादा होती है। और महेंद्रगिरी सबसे ऊंची पूर्वी घाट की जो चोटी पूछ ले आपसे तो महेंद्रगिरी होगी पूर्वी घाट की। तो इसके सही आंसर तीनों हो जाएंगे, तीनों ही कथन सही हैं। थार मरुस्थल के संबंध में कौन सा कथन सही है ये बताना है। अगला क्या है? थार मरुस्थल। थार मरुस्थल के बारे में कि ये भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में है। तो ये कथन बिल्कुल सही है। जो थार मरुस्थल है वो उत्तर पश्चिमी है और यहाँ पर कम वर्षा और शुष्क जलवायु वाला क्षेत्र है। तो दोनों ही ये चीज़ें सही है थार मरुस्थल को लेकर के। तीसरा है कि यहाँ की वनस्पति बहुत अधिक घनी है। तो ये कथन जो है गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ जो है वनस्पति है वह विरल मानी जाती है, ना कि घनी। यहाँ पर घनी जनसंख्या घनी वनस्पति नहीं पाई जाती बल्कि विरल जो है वनस्पति पाई जाती है।
थार मरुस्थल में। विरल वनस्पति, जलवायु की वजह से शुष्क जलवायु होती है, वर्षा भी कम होती है, तो वनस्पति ओबियसली आपको पता है कि वर्षा अच्छी होगी, मौसम सही होगा, वहीं पर वनस्पति अच्छी होगी। तो यहाँ पर वनस्पति घनी नहीं बल्कि विरल पाई जाती है, कम पाई जाती है, छिदी छिदी जो बोलते हैं ना, वो उसको हम बोलते हैं विरल पाई जाती है। तो ये तो गलत हो जाएगा। और पहला और दूसरा, थार मरुस्थल जो है उत्तर पश्चिम में है भारत के, और जो कम वर्षा और शुष्क जलवायु वाला क्षेत्र है, वनस्पति है वो विरल पाई जाती है। सही आंसर हो जाएगा 1 और 2। अगला है, तटीय मैदानों के संबंध में कौन सा कथन सही है। सही पूछा है फिर से। पहला कथन क्या कह रहा है कि भारत के पश्चिमी तट पर प्राकृतिक बंदरगाहों की संख्या पूर्वी तट की तुलना में अधिक होती है। जो भारत के जो पश्चिम तट होते हैं उनके ऊपर प्राकृतिक बंदरगाहों की संख्या पूर्वी तट की तुलना में अधिक होती है। तो ये कथन हो जाएगा हमारा सही तटीय मैदानों को लेकर के। दूसरा क्या कह रहा है कि पश्चिमी तटीय मैदान गुजरात से लेकर के केरल तक फैले हुए हैं। जो पश्चिमी जो तटीय मैदान है वो क्या होते हैं, कहाँ से कहाँ तक फैले होते हैं, तटीय मैदान गुजरात से लेकर के केरल तक फैले हुए हैं। और तीसरा कह रहा है कि जो पूर्वी तटीय मैदान, उसमें उत्तरी सरकार और कोरोमंडल तट शामिल है। जो पूर्वी तट है वो चौड़ा है, चौड़ाई में ज़्यादा है, पूर्वी तट जो है वो चौड़ा है, और इसमें जो उत्तरी सरकार या उत्तरी भाग हम जिसको बोलते हैं, उत्तरी सरकार या उत्तरी हम इसको बोलते हैं उत्तरी भाग, ये क्या है, कोरोमंडल तट यानी कि शामिल है। कोरोमंडल तट या फिर इसमें हम बोल सकते हैं दक्षिणी भाग शामिल है। तो ये क्या होते हैं कि पूर्वी तटीय मैदान यानी कि उत्तरी सरकार और कोरोमंडल तट यानी कि जो दक्षिणी भाग हम बोलते हैं वो भी शामिल होते हैं। ये चौड़ा होता है, पूर्वी जो भाग होता है वो चौड़ा होता है मैदानों का। पश्चिमी जो तटीय मैदान होते हैं वो गुजरात से लेकर के केरल तक फैले हैं। साथ ही यहाँ पर जो प्राकृतिक बंदरगाहों की संख्या है पश्चिम में, वहाँ पर पूर्वी तट की तुलना में ज़्यादा है। कहाँ पर, पश्चिम में। तो यहाँ पर प्राकृतिक बंदरगाह भी पाए जाते हैं, कहाँ पर, पश्चिम में, और ये इनकी संख्या ज़्यादा है पूर्व की बजाय। तो पहला, दूसरा और तीसरा तीनों ही कथन सही हो जाएंगे यहाँ के। अगला है, द्वीप समूह के संबंध में कौन सा कथन सही है। द्वीप समूह को लेकर के कौन सा कथन सही है। पहला क्या कह रहा है कि लक्षद्वीप जो है, लक्षद्वीप द्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। क्या लक्षद्वीप जो है अरब सागर में स्थित है। तो ये क्या है, ये कोरल से बना हुआ द्वीप है। एक तो याद रखना ये कोरल से बना हुआ है, और ये कहाँ पर है, अरब सागर में स्थित है। कहाँ पर, अरब सागर में। और अरब सागर में क्या पूछा, इसमें कौन सा कथन सही है, तो अरब सागर में स्थित है। दूसरा है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित है। तो ये भी सही है कि जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है वो बंगाल की खाड़ी में स्थित है। तीसरा है कि लक्षद्वीप द्वीप समूह मुख्य रूप से प्रवाल द्वीपों से बना हुआ है, यानी कि ये मैंने यहाँ पर लिख दिया कोरल यानी कि प्रवाल द्वीपों से बना हुआ है। तो तीनों ही कथन इसको लेकर के सही हो जाएंगे। जो लक्षद्वीप है वो अरब सागर में है, कोरल से बना हुआ है या प्रवाल से बना हुआ है। अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह वो बंगाल की खाड़ी में है। दोनों को याद रखना, अंडमान निकोबार बंगाल की खाड़ी में, लक्षद्वीप अरब सागर में। तो तीनों ही कथन इसके सही हो जाएंगे। आंसर इसका हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, भाबर। भाबर जो क्षेत्र है उसके बारे में कथनों पर विचार करने हैं और आपको सही आंसर चुनना है। पहला क्या कह रहा है यहाँ पे, जो भाबर है वो उत्तरी मैदानों का एक संकीर्ण बेल्ट है जो कि शिवालिक जो तलहटी है उसके समानांतर चलता रहता है। तो ये कथन बिल्कुल सही है। बांगर जो होता है वो पुराना, या फिर हम जिसको बोल सकते हैं भाबर जो होता है वो शिवालिक की तलहटी में एक कंकड़ पत्थर वाला क्षेत्र जिसको हम बोलते हैं, यहाँ पर काफ़ी कंकड़ पत्थर जमा होते हैं और यहीं से बना हुआ, और जो नदियाँ होती हैं वो भूमिगत हो जाती हैं। तो ये जो चीज़ें होती हैं कि यहाँ पर दिया भी गया है कि नदियाँ कंकड़ पत्थर जमा करती हैं और भूमिगत हो जाती है। नदियाँ अक्सर भूमि के अंतर्गत बहती रहती है। तो जो भाबर है वो उत्तरी मैदानों का संकीर्ण बेल्ट है, शिवालिक तलहटी के समानांतर चलता रहता है। यहाँ पर नदियाँ कंकड़ पत्थर जमा कर देती हैं और भूमिगत हो जाती हैं, और ये क्षेत्र कृषि के लिए बहुत ही उपयुक्त होता है। क्या दिया गया है, तीसरा कथन यहाँ पे कि ये कृषि के लिए उपयुक्त होता है। ये कृषि के लिए उपयुक्त नहीं होता। जहाँ कंकड़ पत्थर जमा करेगी नदियाँ, वहाँ पर कृषि अच्छे से कैसे होगी। तो ये कथन गलत हो जाएगा हमारा, और पहला और दूसरा भाबर को लेकर के सही हो जाएंगे। केवल आंसर 1 और 2 सही होंगे। और जो तीसरा है ये कि ये उपयुक्त नहीं है कृषि के लिए, ये गलत हो जाएगा क्योंकि इसमें उपयुक्त बोला है, बल्कि ये उपयुक्त नहीं होता कृषि के लिए। दूसरा दिया गया है खादर और बांगर। खादर और बांगर दोनों के बारे में पढ़ना है। पहला कथन क्या कह रहा है कि जो बांगर है वो पुराने जलोढ़ से बना होता है, नदी के बाढ़ के मैदानों से दूर स्थित होता है। जो बांगर होता है वो पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है, पुरानी मिट्टी, और खादर जो होती है वो नई मिट्टी होती है। यानी कि जो खादर होती है वो नई मिट्टी जिसको हम बोलते हैं, और बांगर होती है वो पुरानी होती है।
बंगर पुराने जलोढ़ से बना है और नदी के बाढ़ के मैदानों से दूर स्थित होता है, तो ये कथन हो जाएगा हमारा सही। दूसरा क्या कह रहा है कि खादर नए जलोढ़ से बना है और नदी के बाढ़ के मैदानों के करीब पाया जाता है, यानी कि उनके जो नदी की जो बाढ़ आती है उसके करीब जो जमा पाई जाती है उसको हम बोलते हैं खादर मिट्टी, और ये नई मिट्टी होती है, तो ये सही हो जाएगा, ये भी सही है। तीसरा है कि बांगर क्षेत्र खादर क्षेत्र की तुलना में अधिक उपजाऊ होता है। बांगर क्षेत्र उपजाऊ नहीं होता भाई, खादर जो नई मिट्टी होती है वो उपजाऊ होती है, उसके अंदर उपजाऊ जो कण होते हैं मिट्टी में उपयुक्त माने जाते हैं, वो जो है खेती के लिए सारी चीज़ों के लिए जो है उपजाऊ होती है। तो खादर जो होती है वो ज़्यादा उपजाऊ होती है, न कि बांगर। तो इसमें बांगर ये और जो खादर दी है इसकी तुलना दी गई है, तो खादर उपजाऊ होती है न कि बांगर। तीसरा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसमें आंसर नहीं दिया ना मैंने, पहला और दूसरा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, केवल 1 और 2। अगला है जो दून है वो घाटियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। दून घाटियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। पहला क्या कह रहा है कि दून जो है शिवालिक और लघु हिमालय के बीच स्थित अनुदैर्घ्य घाटी है। क्या ये एक जो शिवालिक और लघु हिमालय के बीच में स्थित घाटी है, अनुदैर्घ्य घाटी, या फिर देहरादून, कोटली दून और पाटली दून इसके प्रमुख उदाहरण हैं। तीसरा कि ये घाटियाँ सघन आबादी वाली नहीं होती हैं। तो इनमें से जो पहला है ये सही है कि जो ये दून है ये शिवालिक और लघु हिमालय के बीच में स्थित अनुदैर्घ्य घाटी होती है। दूसरा है कि ये देहरादून और कोटली दून और पाटली दून इसके प्रमुख उदाहरण है, जैसे कि देहरादून भी हो गया इनमें से एक। और तीसरा क्या है कि ये घाटियाँ जो होती है सघन आबादी वाली होती हैं। आबादी वाली क्या होती है, ये नहीं होती है, नहीं बोला है ना, तो ये गलत हो जाएगा। ये घाटियाँ जो हैं वो सघन आबादी वाली होती हैं, ना कि जो है विरल आबादी वाली। तो ये तो गलत हो गया, पहला और दूसरा दून को लेकर के सही है। देहरादून, कोटली दून, पाटली दून इनके प्रमुख उदाहरण हैं और ये शिवालिक और लघु हिमालय के बीच में स्थित है। अगला क्या कह रहा है, तो आंसर हो जाएगा इसमें सी, पहला और दूसरा सही है। तीसरा है अरावली पर्वतमाला। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अरावली पर्वतमाला के संबंध में निम्नलिखित कथन पढ़ने हैं और उन पर विचार करना है। जिनमें से पहला कथन क्या कह रहा है आपके सामने, अरावली दुनिया की सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। तो ये बिल्कुल सही है, जो है अरावली है वो वलित पर्वत श्रृंखला में से सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। दूसरा क्या कह रहा है कि ये उत्तर पूर्व से लेकर के दक्षिण पश्चिम दिशा में चलती रहती है। तो ये कथन भी सही है, ये उत्तर पूर्व से लेकर के और दक्षिण पश्चिम की दिशा में फैली हुई है या उसमें चलती रहती है, तो ये कथन भी सही है अरावली पर्वत को लेकर के। और तीसरा है कि इसकी सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर। तो ये कथन भी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है गुरु शिखर। और फिलहाल अरावली के बारे में आपको क्वेश्चन याद होना चाहिए, क्योंकि ये करंट का टॉपिक भी है। तो इसमें से आपको कोई भी क्वेश्चन पूछे तो आपको याद होना चाहिए कि इसकी सबसे ऊंची चोटी पूछ ले अरावली की, तो गुरु शिखर है। इसका जो है कौन सी दिशा में है, तो ये उत्तर पूर्व से लेकर के दक्षिण पश्चिम तक फैली हुई है। कहाँ से लेकर के, उत्तर पूर्व से लेकर के दक्षिण पश्चिम तक। और अरावली दुनिया की सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखला है। तीनों ही कथन सही हैं। अगला है छोटा नागपुर पठार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा जो कथन दिया गया है वो सही है, कि ये खनिज संसाधनों से समृद्ध है, भरपूर मात्रा में खनिज संसाधन इसमें पाए जाते हैं। तो ये बिल्कुल सही है। इसमें झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्से को कवर करता है। कौन, छोटा नागपुर का पठार। तो ये बात भी बिल्कुल सही है, जो छोटा नागपुर का पठार है उसमें काफ़ी मात्रा में खनिज पाए जाते हैं और ये झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ के जो है कुछ हिस्सों को कवर करता है। तीसरा कि ये दामोदर नदी इस पठार से होकर के बहती है। तो तीसरा भी कथन हो जाएगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। दामोदर जो नदी है वो इनके बीच से होकर के बहती है, किसके, छोटा नागपुर के पठार के बीच से होकर के बहती है। तो तीनों कथन है छोटा नागपुर के पठार को लेकर के सही है बिल्कुल। आपको ये सारी चीज़ें, पठार, पर्वत, ये सारी श्रृंखलाएं, इनका क्रम, ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं। जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आप करोगे उनमें आपको पता लग जाएगा कि इस तरह के क्वेश्चन उठाए गए हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 14, नर्मदा और ताप्ती नदियों के संबंध में कौन सा कथन जो है सही है या विचार करना है, सही पूछा है। पहला कथन है कि ये पश्चिम की ओर बहने वाली प्रमुख प्रायद्वीपीय नदियां हैं। जो ताप्ती और नर्मदा नदी की बात कर रहा है, और ये पश्चिम की ओर बहने वाली प्रमुख प्रायद्वीपीय नदियां हैं। तो नर्मदा और ताप्ती पश्चिम की ओर बहती हैं और ये दरार घाटी और रिफ्ट वैली से होकर के बहती हैं। तो ये भी सही है, ये भी सही है। और ये डेल्टा बनाती हैं,
ये डेल्टा की बजाय जवारनदमुख बनाती हैं। क्या बनाती हैं? जवारनदमुख। डेल्टा नहीं बनाती है, जवारनदमुख बनाती हैं। तो ये डेल्टा नहीं बनाती हैं, तो ये गलत हो जाएगा और पहला और दूसरा सही है। इसका सही आंसर हो जाएगा केवल 1 और 2। अगला है पूर्वोत्तर भारत की पहाड़ियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ये लास्ट क्वेश्चन है ज्योग्राफी का आज का। पहला कथन क्या कह रहा है कि गारो, खासी और जयंती पहाड़ियां मेघालय पठार का हिस्सा है। जो गारो, खासी, जयंती है वो मेघालय पठार का हिस्सा है। और अगला है कि इन पहाड़ियों में विश्व की सबसे अधिक वर्षा होती है। यहाँ पर दुनिया की सबसे ज़्यादा वर्षा वाला क्षेत्र है मोसिनराम। मोसिनराम कौन सा क्षेत्र है? यहीं पर स्थित है मोसिनराम। सबसे ज़्यादा विश्व की सबसे ज़्यादा, दुनिया की सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ पर होती है? मोसिनराम। और ये पहाड़ियाँ यहीं पर, मोसिनराम कहाँ पर है? यहीं पर। गारो, खासी, जयंती पहाड़ियाँ मेघालय पठार का हिस्सा है और यहाँ पर इन्हीं पहाड़ियों में सबसे ज़्यादा अधिक वर्षा होती है विश्व में। और ये पहाड़ियाँ पटकाई बुम रेंज का हिस्सा है। ये जो है ये गलत हो जाएगा। पटकाई बुम रेंज कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में है। कहाँ पर है? ये अरुणाचल प्रदेश में है, न कि जो गारो, खासी और जयंती पहाड़ी है ये मेघालय पठार में है, ना कि अरुणाचल की साइड में। तो पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा गलत हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा इसका? यहाँ पर आंसर गलत टिक किया गया है। इसमें आंसर 1 और 2 हो जाएगा। ये गलत है भाई, कहीं इसको आप आंसर मान लो, ये गलत है। अगला है हिस्ट्री। हमारा अगला सेक्शन क्या है? हिस्ट्री। और सामने है हिस्ट्री का पहला क्वेश्चन। छत्रपति शिवाजी महाराज के संबंध में कौन सा कथन विचार करना है कि कौन सा कथन सही है। पहला क्या कह रहा है कि शिवाजी ने मुगलों के खिलाफ गुरिल्ला युद्ध रणनीति का इस्तेमाल किया था। क्या बोल रहा है कि शिवाजी ने किसके खिलाफ में? मुगलों के खिलाफ गुरिल्ला युद्ध रणनीति का इस्तेमाल किया था। बिल्कुल सही बात है ये। इन्होंने अपनी जो रणनीति बनाई थी गुरिल्ला नीति, और उसमें उन्होंने चौथ और सरदेशमुखी नामक करों की शुरुआत की थी। उन्होंने क्या किया था? चौथ और सरदेशमुखी कर प्रणाली को शुरू किया था कि इन्होंने, शिवाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी ने। तीसरा है कि उनकी जो प्रशासनिक व्यवस्था थी उसमें अष्टप्रधान नामक मंत्रियों की परिषद होती थी, तो वो अष्टप्रधान प्रशासन के लिए भी जाने जाते हैं। तो तीनों ही कथन छत्रपति शिवाजी महाराज को लेकर के सही है। तो इसके बारे में एक क्वेश्चन से आपको कितनी चीज़ें पता चली कि जो गुरिल्ला युद्ध रणनीति थी वो किसने स्टार्ट की थी? मुगलों के खिलाफ छत्रपति शिवाजी ने। चौथ और सरदेशमुखी नामक क्या थे? कर थे, उनकी शुरुआत छत्रपति शिवाजी ने की थी। जो प्रशासनिक व्यवस्था थी उसमें अष्टप्रधान नामक मंत्रियों की परिषद थी, प्रशासन व्यवस्था, वो किसने शुरुआत की थी? छत्रपति शिवाजी ने। तीनों ही कथन इसको लेकर के सही हो जाएंगे। एक ही क्वेश्चन में आपके कई क्वेश्चन निकल जाते हैं, और इस तरह के क्वेश्चन अगर पूछे भी जाते हैं तो आप एलिमिनेट कर पाओगे उन चीज़ों को, अगर आपने पहले पढ़े होंगे तो। अगला क्वेश्चन है आपके सामने मराठा साम्राज्य के संबंध में। मराठा साम्राज्य के संबंध में पहला क्या कह रहा है कि पेशवा बालाजी विश्वनाथ ने मराठा शक्ति को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ये कह रहा है कि जो बालाजी विश्वनाथ थे उन्होंने मराठा शक्ति को बढ़ाया था। और ये कह रहा है कि पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठा साम्राज्य के विस्तार को रोक दिया था। तो ये सही है और ये भी सही है। तीसरा है कि मराठा नौसेना बहुत ही मजबूत नहीं थी। जो मराठा सेना थी वो बहुत मजबूत थी, ना कि ये गलत हो जाएगा। तो ये गलत हो जाएगा कि मराठा नौसेना जो थी वो मजबूत नहीं थी। जो पेशवा बालाजी थे विश्वनाथ, उन्होंने मराठा शक्ति को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो मराठाओं की शक्ति को बढ़ाने का काम किसने किया था? पेशवा बालाजी विश्वनाथ ने। पानीपत की जो तीसरी लड़ाई हुई थी उसमें मराठा साम्राज्य के विस्तार को रोक दिया गया था। पानीपत की तीसरी लड़ाई में इसको रोक दिया गया था, मराठाओं के विस्तार को। तो ये दोनों ही सही हो जाएंगे, पहला और दूसरा। तीसरा गलत हो जाएगा। आंसर हो जाएगा इसका केवल 1 और 2। सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? 1 और 2। अगला है क्वेश्चन नंबर 3, मध्यकालीन कला और वास्तुकला के संबंध में प्रश्न है। पहला कथन क्या कह रहा है कि जो कुतुब मीनार है उसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू किया और इल्तुतमिश ने उसको पूरा किया था। तो ये कल भी हमने किया था कि इसका निर्माण जो था वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू किया था और इल्तुतमिश ने कंप्लीट किया था। और उसमें पूछा गया था कि कुतुबुद्दीन ने पूरा किया था, तो वो गलत था। तो यहाँ पर देखो क्या दिया गया, कुतुबुद्दीन ने शुरू किया था और इल्तुतमिश ने उसको कंप्लीट किया था कुतुब मीनार के निर्माण को। तो पहला सही है। दूसरा है लाल किला और ताजमहल मुगल वास्तुकला के प्रमुख उदाहरण माने जाते हैं। तो ये कथन भी बिल्कुल सही है। जो लाल किला है, ताजमहल है, मुगल वास्तुकला को दर्शाते हैं, उनके बारे में बताते हैं।
तीसरा क्या कह रहा है कि मुगलों ने भारत में दोहरी गुबंद तकनीक की शुरुआत की थी। जो भारत में दोहरी गुबंद तकनीक थी वो किसने शुरुआत की थी? मुगलों ने की थी। तो ये भी सही है, ये भी सही है और इसका सही आंसर हो जाएगा पहला, दूसरा और तीसरा, तीनों सही। जो लाल किला और ताजमहल है वो किससे रिलेटेड है? कौन सी जो है उससे कौन सी काल से रिलेटेड है या फिर कौन से साम्राज्य से रिलेटेड आप मानते हो? तो ये जो है मुगल काल से रिलेटेड है। तीसरा कि पहला ये पूछा है कि कुतुब मीनार जो है वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू किया, इल्तुतमिश ने पूरा किया था उसको। तो ये लाइन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले भी पूछी गई है कई बार, तो याद रखना। और जो गुबंद तकनीक है उसकी शुरुआत मुगलों ने करी थी भारत में। तो तीनों ही कथन सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? मध्यकालीन भाषाओं और साहित्य के संबंध में कौन सा कथन है सही है? उनके ऊपर विचार करने हैं। पहला कथन क्या कह रहा है आपके सामने? अमीर खुसरो को कव्वाली का जनक मानते हैं। अमीर खुसरो को कव्वाली के जनक माने जाते हैं। कबीर दोहे बीजक में संकलित किए गए हैं। जो कबीर के दोहे हैं वो बीजक में संकलित हैं। और तीसरा कह रहा है कि तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना ब्रज भाषा में की थी। तो इन्होंने ब्रज भाषा में नहीं भाई, अवधी भाषा आएगी, ये गलत हो जाएगा। ये कि कौन सी भाषा में? यहाँ मैं लिख रही हूँ अवधी भाषा में की थी, ना कि ब्रज में। तो ये गलत हो जाएगा। और पहला दूसरा सही, केवल एक और दो इसके सही आंसर हो जाएंगे। अगला है क्वेश्चन नंबर 5, भक्ति आंदोलन के संबंध में कौन सा कथन सही है? विचार करना है इसके ऊपर। पहला कथन क्या कह रहा है कि जो भक्ति आंदोलन है उसने ईश्वर के प्रति व्यक्तिगत भक्ति के ऊपर जोर दिया था। भक्ति जो आंदोलन थे उसने भगवान यानी कि ईश्वर के प्रति व्यक्तिगत भक्ति के ऊपर जोर दिया था। तो ये बात बिल्कुल सही है। दूसरा है कि इस आंदोलन ने जाति व्यवस्था का विरोध किया था। तो जाति व्यवस्था का विरोध भी किया था, ये बात भी बिल्कुल सही है। और तीसरा है मीराबाई और चैतन्य महाप्रभु प्रमुख भक्ति संत थे। तो ये भी इनके बारे में हमने बहुत पढ़ा भी है, मीराबाई के बारे में। तो तीनों ही जो है तीनों ही सही हो जाएंगे भक्ति आंदोलन को लेकर के। भक्ति आंदोलन में ईश्वर के प्रति जो है भक्ति के ऊपर जोर दिया गया था कि ईश्वर की भक्ति करो, सभी को, सभी व्यक्तियों के लिए ईश्वर की भक्ति जरूरी है। उसमें मीराबाई और चैतन्य ने जो है महत्वपूर्ण भक्ति संत माने जाते हैं। और इसने जाति व्यवस्था को भी विरोध किया था कि भक्ति यानी कि ईश्वर की भक्ति कर रहे हो उसके लिए कोई भी जाति हो, ऊंच नीच किसी भी जाति का, सभी के लिए ईश्वर समान है, भक्ति समान है। सभी को अपना कर्म भक्ति से बनाना है, ना कि ऊंच नीच का इसमें कोई भी लेना देना नहीं है। तो जाति व्यवस्था का भी विरोध किया था इसने। तो तीनों ही कथन सही है और सही आंसर हो जाएगा इसका डी। अगला है सूफी आंदोलन के संबंध में कौन से कथन सही हैं? सूफी आंदोलन को लेकर के कौन सा कथन सही है? जो सूफीवाद है वो इस्लाम के भीतर एक रहस्यवादी परंपरा थी। इस्लाम के भीतर की एक रहस्यवादी जो है शाखा मानी जाती है। किसको? सूफी को। सूफीवाद इस्लाम की रहस्यवादी शाखा थी या एक परंपरा थी। दूसरा है अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह एक प्रमुख सूफी केंद्र है। तो ये भी बिल्कुल सही है, अजमेर में इनकी एक दरगाह बनाई गई है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की। और तीसरी है कि सूफियों ने संगीत, जिसको हम समा बोलते थे पहले, उसको ईश्वर के करीब जाने का एक नया तरीका माना था। यानी कि जो है सूफी संगीत का उपयोग करते थे ईश्वर के करीब जाने के लिए, अपने तरीके से वो भक्ति करते थे। संगीत को क्या मानते थे? उसके ईश्वर के करीब जाने के लिए संगीत उनका बेस्ट तरीका था। तो तीनों ही कथन सही हैं। अजमेर में किसकी दरगाह है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की सूफी केंद्र है। सूफीवाद इस्लाम के भीतर की एक रहस्यमय प्रणाली है या परंपरा है। और तीसरा कि ये संगीत को बेहतर मानते थे अपने ईश्वर के पास पहुंचने के लिए। तो तीनों कथन सही हैं सूफी को लेकर, पहला, दूसरा और तीसरा। अगला है सिख गुरुओं की परंपरा के संबंध में कौन सा कथन जो है यहाँ पर सही बताना है आपको, कौन सा कथन सही है सिख गुरुओं की परंपरा के आधार पे। पहला है कि गुरु नानक सिख धर्म के संस्थापक माने जाते हैं। तो सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? गुरु नानक को माना जाता है सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक। दूसरा है जो गुरु गोविंद थे वो 10वें और अंतिम जीवित सिख गुरु थे। तो ये भी जो है सही है, जीवित और अंतिम सिख गुरु थे वो गुरु गोविंद थे और 10वें थे। तीसरा है कि गुरु ग्रंथ साहिब सिख धर्म का पवित्र ग्रंथ है। तो ये बात भी बिल्कुल सही है। तीनों ही चीजें इसके बारे में, सिख के बारे में, गुरुओं के बारे में सही दी गई हैं और आंसर हो जाएगा इसका डी। 1, 2 और 3 सभी इसके सही आंसर हैं। पहला है कि गुरु नानक सिख धर्म के संस्थापक थे। गुरु गोविंद 10वें जो है सिख गुरु माने जाते हैं, अंतिम जीवित गुरु। और गुरु ग्रंथ साहिब सिख धर्म का पवित्र ग्रंथ है। अगला है नयनार और अलवार। ये भी पूछा गया क्वेश्चन है आज टेट में। नयनार और अलवार संतों के संबंध में निम्नलिखित कथन दिए हैं, उन पे विचार करो। पहला क्या कह रहा है यहाँ पे? जो नयनार है वो संत भगवान शिव के भक्त थे। तो ये बिल्कुल सही है, जो नयनार थे वो शिव भक्त थे।
अलवर जो थे वो विष्णु के भक्त थे और दोनों ही संत दक्षिण भारत में सबसे लोकप्रिय थे। तो तीनों कथन जो है नयनार और अलवार को लेकर के सही है। ये दक्षिण भारत में लोकप्रिय थे, याद रखना। कौन से भारत में? दक्षिण में नयनार और अलवार। नयनार थे वो शिव के थे, शिव के, और जो ये अलवर थे वो विष्णु के थे, विष्णु के। तो दोनों ही चीज़ें, तीनों ही बातें इनकी सही है और दक्षिण भारत में लोकप्रिय थे दोनों। तो पहला, दूसरा और तीसरा सही है। अगला है मध्यकालीन। इसको याद करने की ट्रिक, मैंने इनको याद किस लिए कहा? नयनार शिव के भक्त थे। तीसरी जो आँख होती है, नयन हम बोलते हैं ना आँखों को, तीसरी जो आँख होती है वो शिव के पास होती है और उसके हिसाब से याद रखना। फिर अलवर याद रह जाएगा अपने आप, विष्णु। नयनार अलवार दोनों इकट्ठे आएंगे। इकट्ठे ना भी आए तो इनका जो है मिलान आएगा यहाँ पर, तो मिलान करना है। तो नयनार, नयन, तीसरी आँख है शिव के पास में, इससे आप एलिमिनेट कर पाओगे। फिर है मध्यकालीन भारत में व्यापार और वाणिज्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला क्या कह रहा है कि मध्यकालीन भारत में मसाला व्यापार जो था वो बहुत ही महत्वपूर्ण था। मध्यकाल में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण था मसाला, उसका व्यापार होता था। दूसरा है कि सूरत और कालीकट प्रमुख व्यापारिक बंदरगाह थे। तो बिल्कुल ये प्रमुख बंदरगाह थे, सूरत और कालीकट, जहाँ से मसालों का, बाकी सभी चीज़ों का, कपड़ों का व्यापार किया जाता था। तीसरा है यूरोपीय व्यापारी मुख्य रूप से रेशम और सूती वस्त्रों में रुचि रखते थे। तो यहाँ पर जो यूरोपीय व्यापारी थे वो मसालों में भी रुचि रखते थे, लेकिन ज़्यादातर जो यूरोपीय व्यापारी थे वो रेशम में और जो सूती वस्त्र होते थे उनमें उन्होंने ज़्यादा रुचि दिखाई थी। तो जो मध्यकालीन भारत था वो व्यापार के लिए और वाणिज्य के लिए सबसे ज़्यादा उभर कर सामने आया था। और उस टाइम पे सूरत और कालीकट जो थे वो प्रमुख बंदरगाह थे जहाँ से व्यापार किया जाता था। मध्यकालीन भारत में मसाला व्यापार सबसे ज़्यादा जरूरी था। और तीसरा कि ये रेशम और सूती कपड़ों को अट्रैक्ट करते थे यूरोपीय व्यापारियों को। तो तीनों ही चीज़ें, तीनों कथन इसके बारे में सही हैं। अगला है मध्यकालीन शहरी केंद्रों के संबंध में कौन सा कथन जो है सही है। पहला क्या कह रहा है कि दिल्ली और आगरा मध्यकाल के दौरान महत्वपूर्ण शाही राजधानी और व्यापारिक केंद्र थी। दिल्ली और आगरा मध्यकाल के दौरान भी महत्वपूर्ण शाही राजधानी और व्यापारिक केंद्र थी। दूसरा है विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी एक समृद्ध शहरी केंद्र थी, ये भी सही हो जाएगा। और तीसरा कह रहा है कि इन शहरों में कुशल कारीगर और व्यापारियों की बड़ी ही आबादी थी। तो दिल्ली, आगरा, हम्पी महत्वपूर्ण शाही और व्यापारिक केंद्र थे जहाँ पर बड़ी आबादी में, बड़ी संख्या में लोग वहाँ पर रहते थे। व्यापार के लिए यह सबसे महत्वपूर्ण माने जाते हैं। जहाँ पर व्यापार होता है, बाजार होता है, कुशल कारीगर होते हैं, तो वहाँ पर आबादी वैसे ही भीड़ भाड़ देखने को मिलती है, तो आबादी ज़्यादा थी। शहरी केंद्र थी सबसे महत्वपूर्ण राजधानी हम्पी, और ये कि जो मध्यकाल के दौरान में शाही राजधानी और व्यापारिक केंद्र थे दिल्ली और आगरा। तो तीनों कथन सही है। सही आंसर 1, 2 और 3। अगला है मध्यकालीन भारत में कृषि समाज के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। मध्यकालीन भारत में कृषि समाज, कृषि के बारे में बताना है कि मध्यकालीन भारत में कृषि की क्या जो है दशा थी उस टाइम पे, कृषि समाज के बारे में बताना। पहला है कि जो मुगल काल था उसके दौरान में भू राजस्व प्रशासन बहुत ही संगठित था। क्या ये बिल्कुल संगठित था? तो बिल्कुल सही बात है। जो मुगल काल था उसके दौरान में भू राजस्व प्रशासन था वो पूरी तरह से संगठित था। जो जमींदार थे वहाँ के वो बहुत ही शक्तिशाली थे। जो कृषि समाज में एक शक्तिशाली वर्ग कौन था? जमींदार। और तीसरा है कि इस काल में किसानों की स्थिति हमेशा बहुत अच्छी थी। इस टाइम पे किसानों की स्थिति अच्छी नहीं थी भाई। जो जमींदार थे जिनके पास ज़्यादा जमीन होती थी वो कृषि समाज में शक्तिशाली होते थे, ना कि किसान छोटे। तो इसमें किसानों की स्थिति अच्छी नहीं थी, तो ये गलत हो जाएगा और पहला और दूसरा सही हो जाएगा। तो इसका सही आंसर केवल 1 और 2। अगला क्वेश्चन है राजपूत वास्तुकला के संबंध में निम्नलिखित कथन दिए हैं। पहला क्या कह रहा है कि राजपूत किलों या फिर महलों में रक्षात्मक और भव्य दोनों ही तत्व थे। जो राजपूत किले थे और महल थे उनमें रक्षात्मक और भव्य दोनों ही तत्व थे, यानी कि सुरक्षा भी थी उन महलों से और साथ ही साथ दिखने में भी काफ़ी बड़े और भव्य यानी कि सुंदर भी थे। तो ये कथन जो है वो आपका बिल्कुल सही है, पहला कथन सही। दूसरा है कि चित्तौड़गढ़ किला राजपूत वास्तुकला का एक प्रमुख उदाहरण है। जो ये कथन दिया गया है ये भी बिल्कुल सही है कि जो चित्तौड़गढ़ है, चित्तौड़गढ़ का किला, ये इसकी कला को सबसे अच्छे तरीके से दर्शाता है। एक एग्जाम्पल के तौर पे काफ़ी जो है यहाँ पर सुरक्षा भी है, दिखने में भी खूबसूरत है, एक तरह का जो है भव्य पूर्ण रूप से इसको बनाया गया है सही तरीके से। तो दिखने में इसका वास्तुकला का एक तरह का एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया है चित्तौड़गढ़ किला।
तीसरा है कि उन्होंने जल प्रबंधन प्रणालियों पर ध्यान केंद्रित नहीं किया था। इन्होंने पूर्ण ध्यान केंद्रित किया था जल प्रबंधन प्रणालियों पर, पूर्ण रूप से जो वहाँ की वास्तुकला थी उसके ऊपर ध्यान दिया था। तो यहाँ पर नहीं है, तो ये गलत दिया गया है आपका। पहला और दूसरा इसका सही आंसर हो जाएगा। और इन्होंने जो जल प्रबंधन प्रणाली थी उसको नाम भी दिया गया था, जिसका नाम दिया गया था इन्होंने बावड़ी। क्या नाम दिया गया था? बावड़ी बोला गया था जल प्रबंधन व्यवस्था को, उसके ऊपर पूर्ण ध्यान दिया गया था। तो ये गलत हो जाएगा। पहला और दूसरा सही हो जाएंगे, तीसरा गलत। अगला है मुगल चित्रकला के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला क्या कह रहा है कि जो मुगल चित्रकला फारसी और भारतीय शैलियों का मिश्रण होती थी। जो मुगल चित्रकला थी वो फारसी और जो भारतीय शैली थी उनका एक तरह का मिश्रण थी। तो बिल्कुल सही, मुगल चित्रकला फारसी और भारतीय शैलियों का मिक्सर होती थी। जहांगीर के शासनकाल को मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग माना जाता है। दूसरा क्या कह रहा है कि जहांगीर का जो काल था उसको स्वर्ण युग कहा गया है चित्रकला का। तो ये कथन भी बिल्कुल सही हो जाएगा। और तीसरी कि उन्होंने लघु चित्रों, किसने? जहांगीर ने, उन्होंने लघु चित्रों के ऊपर ध्यान केंद्रित किया था। तो ये बात भी बिल्कुल सही हो जाएगी, यानी कि उन्होंने लघु चित्रों पर ध्यान केंद्रित किया था। जहांगीर के काल में सबसे ज़्यादा मुगल चित्रकला को माना गया, जो है उनकी तरक्की हुई थी उस टाइम पे। मुगल चित्रकला जो है बढ़ चढ़कर सभी लोगों ने उस टाइम पे काम किया था। तो चित्रकला के क्षेत्र में काफ़ी जो है स्वर्ण युग माना जाता है जहांगीर के शासनकाल को। ये चित्रकला फारसी और भारतीय शैलियों का मिक्सर थी, ये बात भी बिल्कुल सही है। तो पहला, दूसरा और तीसरा तीनों ही सही हो जाएंगे। और अगला क्वेश्चन है मराठा प्रशासन के बारे में। मराठा प्रशासन के राजस्व के स्रोतों के संबंध में कौन सा कथन सही है? सही पूछा है फिर से। पहला है कि जो चौथ पड़ोसी क्षेत्र थे, चौथ जो थे पड़ोसी क्षेत्रों से राजस्व का 1/4 हिस्सा था। चौथ क्या बोलते हैं? पड़ोसी क्षेत्रों से राजस्व या कर इकट्ठा करते थे, उनका 1/4 हिस्से को नाम दिया गया था। दूसरा है कि सरदेशमुखी मुख्य रूप से सुरक्षा के लिए लिया जाने वाला कर था। जो सरदेशमुखी कर था वो सुरक्षा के लिए लेते थे। और जो तीसरा है वो क्या कह रहा है कि ये कर केवल मराठा क्षेत्रों के भीतर से एकत्रित किए जाते थे। तो ये पड़ोसी क्षेत्रों से भी एकत्रित किए जाते थे, ना कि मराठा क्षेत्र के भीतर से नहीं बल्कि पड़ोसी क्षेत्रों से भी इकट्ठे किए जाते थे। तो ये तो गलत हो जाएगा, पहला और दूसरा सही हो जाएगा। ये 1/4 जो हिस्सा था राजस्व का उसको चौथ प्रणाली का नाम दिया गया था या चौथ का नाम दिया गया था। सरदेशमुखी मुख्य रूप से सुरक्षा के लिए लिया जाने वाला था। क्या? सरदेशमुखी, और ये 1/10वां हिस्सा इसका लिया जाता था। तो ये दोनों सही हैं। और तीसरा क्या हो जाएगा हमारा? गलत। पहला और दूसरा सही है। अगला है लास्ट क्वेश्चन हिस्ट्री का। मध्यकालीन शिक्षा केंद्रों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। और पहला क्या दिया गया है यहाँ पे? जो नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय मध्यकाल के दौरान में शिक्षा के महत्वपूर्ण केंद्र थे। क्या ये नालंदा और विश्वकर्मा विश्वविद्यालय उस टाइम पे दौरान शिक्षा के महत्वपूर्ण केंद्र थे? तो हम कहेंगे कि बिल्कुल सही बात है, नालंदा और विक्रमशिला महत्वपूर्ण केंद्र थे। यहाँ पर अरबी और फारसी भाषाएं दिल्ली सल्तनत और मुगल काल के दौरान में प्रमुख थी। तो अरबी और फारसी भाषाएं जो थी वो प्रमुख थी दिल्ली सल्तनत और मुगल काल के दौरान में। तीसरा है कि मदरसों और पाठशालाओं ने शिक्षा प्रदान करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो मदरसे, जिनको हम बोलते थे स्कूल या फिर पाठशालाएं, उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी किसके लिए? शिक्षा प्रदान करने के लिए। तो तीनों ही कथन जो होंगे शिक्षा के केंद्र के लिए सही है। पहला, दूसरा और तीसरा इसका आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट हमारी जो क्लास है वो है पॉलिटी की, यानी कि अगला सेक्शन है पॉलिटी का, जिसमें पॉलिटी का पहला क्वेश्चन दिया गया है संसद की संरचना के संबंध में तीनों कथनों पर विचार करना है और सही का चयन करना है कि कौन सा सही है। पहला क्या कह रहा है कि संघ की विधायिका को संसद कहते हैं, जिसमें राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा शामिल होती हैं। तो क्या संघ की जो विधायिका होती है हम उसको संसद कहते हैं, और संसद में राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा तीनों शामिल होते हैं। तो बिल्कुल सही कथन है। दूसरा क्या कह रहा है कि भारत ने संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया, जिसमें राष्ट्रपति नाम मात्र का प्रधान होता है। तो बिल्कुल सही, जो भारत है उसने संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया है, और जो राष्ट्रपति होता है वो नाम मात्र का प्रधान होता है इसमें। और तीसरा क्या कह रहा है कि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान केवल धन विधेयक के मामले में है। धन विधेयक के लिए नहीं होता भाई, ये संयुक्त बैठक का प्रावधान साधारण विधेयक के लिए होता है। किसके लिए? धन विधेयक के लिए नहीं बल्कि साधारण विधेयक के लिए होता है।
तो ये गलत हो जाएगा हमारा, पहला और दूसरा सही। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 2। अगला है राज्यसभा की संरचना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करने हैं। पहला है कि राज्यसभा में कुल 250 सदस्य थे, जिनमें से 12 सदस्यों को राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है। कुल कितने सदस्य होते हैं, 250, और जिनमें से 12 को मनोनीत किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। राज्यसभा के बारे में ये कथन सही है। दूसरा क्या कह रहा है कि राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव सीधे जनता के द्वारा होता है, जनता का कोई भी इससे लेना देना नहीं होता। इसका सदस्य का चुनाव राष्ट्रपति का 12 के द्वारा होता है और बाकियों का चुनाव अलग से होता है। तो तीसरा है कि एक स्थायी सदन होता है राज्यसभा और इसका विघटन नहीं होता है, तो 1/3 सदस्य हर दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त होते रहते हैं। तो बिल्कुल सही, जो तीसरा कथन है वो बिल्कुल सही है, पहला सही है और तीसरा सही है। केवल 1 और 3 इसके सही आंसर हो जाएंगे। और जो दूसरा है कि राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव सीधे जनता के द्वारा होता है, ये गलत हो जाएगा। ये विधानसभाओं के द्वारा चुने जाते हैं, जनता के द्वारा नहीं, बल्कि किसके द्वारा, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, जनता की जगह विधानसभाओं के द्वारा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, लोकसभा की संरचना के कार्यकाल के संबंध में जो है कथन दिए गए हैं। लोकसभा की संरचना कैसी है और कार्यकाल कितना होता है, इनके बारे में। पहले था राज्यसभा के बारे में, अब है लोकसभा के बारे में। पहला है कि लोकसभा के सदस्य राज्यों के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। तो ये कथन बिल्कुल सही हो जाएगा। जो लोकसभा सदस्य होते हैं वो सीधे चुने जाते हैं और इनका कार्यकाल होता है 5 साल का। दूसरा है राष्ट्रपति द्वारा पहले ही भंग किए जाने के अलावा लोकसभा अपनी पहली बैठक के लिए नियत तिथि से 5 वर्ष तक बनी रहती है। तो जो कथन दूसरा है वो भी बिल्कुल सही है कि ये 5 साल तक बनी रहती है राष्ट्रपति के पहले ही भंग किए जाने के अलावा। अगर राष्ट्रपति भंग कर देता है तो ही इनकी जो है टाइम पीरियड में गड़बड़ आती है, लेकिन अगर ये नहीं होता है तो ये लोकसभा अपनी बैठक के लिए नियत 5 साल तक बनी रहती है नियमित तिथि से। अगर तीसरा है कि आपातकाल के दौरान में संसद के द्वारा कानून बना करके लोकसभा का कार्यकाल एक बार में 2 साल तक बढ़ा सकते हैं। अगर आपातकाल होगा उस टाइम पे संसद कानून बना करके इसका कार्यकाल बढ़ा सकती है। तो 2 साल यहाँ पर दिया गया है। कितने साल दिया गया है, 2 साल। यहाँ पर 1 साल, यानी कि वो सिर्फ 1 साल तक इसका कार्यकाल बढ़ा सकती है, ना कि 2 साल। तो ये हो जाएगा गलत। तो पहला और दूसरा सही है, इसका आंसर हो जाएगा ए, पहला और दूसरा सही है। अगला है कि कानून बनाने की प्रक्रिया, इसके संबंध में निम्नलिखित कथन दिए हैं, उन पर विचार करो। पहला है कि सभी विधायी प्रस्ताव को संसद के समक्ष विधेयक या फिर बिल के रूप में लाया जाता है। पहला क्या कह रहा है कि सभी विधायी जो प्रस्ताव होते हैं, सभी जो प्रस्ताव होते हैं वो विधेयक होते हैं और साधारण विधेयक किसी भी सदन में पेश कर सकते हैं हम, और इनको विधेयक के रूप में लाया जाता है और इनको किसी भी संसद के किसी भी सदन में पेश कर सकते हैं। तो पहला भी सही है, दूसरा भी सही है। तीसरा क्या कह रहा है कि किसी भी विधेयक को कानून बनाने के लिए दोनों सदनों की मंजूरी और अंत में राष्ट्रपति की सहमति आवश्यक होती है। तो ये बात भी बिल्कुल सही बताई गई है। किसी भी विधेयक को कानून बनाने के लिए दोनों सदनों की, लोकसभा की, राज्यसभा की मंजूरी लेनी होगी और फिर अंत में राष्ट्रपति की भी सहमति लेनी होगी। तो तीनों ही चीजें सही हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। अगला है विधेयक पर राष्ट्रपति की भूमिका के संबंध में निम्नलिखित कथन दिए हैं, उन पर विचार करो। पहला क्या कह रहा है कि राष्ट्रपति किसी विधेयक पर अपनी सहमति रोक सकता है। क्या राष्ट्रपति किसी भी विधेयक पर अपनी सहमति को रोक के रख सकता है? तो बिल्कुल सही, राष्ट्रपति सहमति रोक सकता है और पुनर्विचार के लिए उसको भेज सकता है वापस। तो पहला सही है। दूसरा है कि राष्ट्रपति विधेयक को सदनों के पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है। तो बिल्कुल सही, कोई भी विधेयक या कोई भी बिल होता है वो राष्ट्रपति अपनी मर्जी से रोक के रख सकता है उसको आगे बढ़ाने की बजाय, या फिर उसको वापस भेज सकता है कि उसके ऊपर पुनः विचार किया जाए। तीसरा है कि यदि संसद द्वारा पुनर्विचार के बाद विधेयक फिर से पारित कर दिया जाता है तो राष्ट्रपति को अपनी स्वीकृति देनी ही होती है। फिर से जो है उसको देनी होती है स्वीकृति। अगर फिर से संसद उसके ऊपर पुनर्विचार कर ले, फिर विधेयक को पारित कर दे या बिल को पारित कर दे, तो राष्ट्रपति को क्या करना पड़ेगा, उसको स्वीकार करना पड़ेगा। वो दोबारा से वापस उसको नहीं भेज सकता। तो ये भी सही है, तीनों ही कथन सही है। आंसर हो जाएगा पहला, दूसरा और तीसरा सही है, तीनों कथन। अगला है संविधान संशोधन प्रक्रिया के संबंध में कि संविधान के संशोधन की प्रक्रिया में क्या क्या चीजें होती हैं। पहला है कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख जो है वो 368वें अनुच्छेद में आर्टिकल में किया गया है।
तो ये जो है कथन बिल्कुल सही है। इसका जो वर्णन किया गया है वो कौन से में है, आर्टिकल 368। दूसरा क्या दिया है यहाँ पे, संविधान के कुछ प्रावधानों को संसद में साधारण बहुमत से संशोधित कर सकते हैं। दूसरा है यहाँ पर कि जो कुछ प्रावधान होते हैं वो साधारण बहुमत से और संघीय प्रावधानों के द्वारा राज्यों की सहमति उनमें आवश्यक होती है और इस प्रकार से उनको पारित किया जाता है, संशोधित किया जाता है। तो तीसरा है, कुछ संघीय प्रावधानों के संशोधन के लिए संसद के विशेष बहुमत के साथ साथ आधे राज्यों की विधानमंडलों की भी सहमति की आवश्यकता होती है। तो इसमें क्या होती है, राज्यों की सहमति और संघीय प्रावधान भी जरूरी होते हैं, राज्यों की सहमति भी जरूरी होती है, यानी कि विधानमंडल की सहमति। तो तीनों ही कथन सही हो जाएंगे संविधान संशोधन की प्रक्रिया के लिए। इसका वर्णन किया गया है 368 अनुच्छेद आर्टिकल में। और संविधान के कुछ प्रावधानों को संसद में साधारण बहुमत से संशोधित कर सकते हैं और कुछ संघीय जो प्रावधान होते हैं उनके लिए संसद का भी विशेष बहुमत चाहिए, साथ साथ राज्य का जो विधानमंडल होते हैं उनकी भी सहमति चाहिए। तो पहला, दूसरा और तीसरा तीनों कथन सही हैं। संविधान संशोधन विधेयक की प्रक्रिया के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला क्या कह रहा है कि संविधान संशोधन जो होते हैं वो विधेयक को संसद के प्रत्येक सदन के द्वारा विशेष बहुमत से पारित किया जाना चाहिए। तो ये बात बिल्कुल सही है। जो संशोधन के विधेयक होते हैं या बिल होते हैं वो विशेष बहुमत से पारित होने चाहिए। दूसरा है, संविधान संशोधन विधेयक पारित करने के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं होता है, यानी कि इनकी कोई भी संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं दिया गया है। और तीसरा है कि संविधान के मूल ढांचे को संशोधन के माध्यम से बदल सकते हैं, यानी कि जो संविधान का मूल ढांचा है उसको हम चेंज कर सकते हैं। तो ये बात बिल्कुल गलत हो जाएगी। जो मूल ढांचा जो दिया गया है वो उसको हम चेंज नहीं कर सकते, जो मूल ढांचा संविधान का है उसको हम चेंज नहीं कर सकते। ये मामला केशवानंद भारती मामले में भी आपको देखने को मिला होगा कि हम उसके मूल ढांचे को चेंज नहीं कर सकते और इसी को नाम दिया गया केशवानंद भारती मामला। तो ये तो गलत हो जाएगा, पहला और दूसरा सही हो जाएगा और इसका आंसर क्या होगा, एक ए हो जाएगा, पहला और दूसरा। अगला है, उच्च विधानमंडल की संरचना के संबंध में कौन सा कथन सही है। पहला है कि कुछ राज्यों में द्विसदनीय विधानमंडल है जिसमें विधानसभा और विधान परिषद शामिल है। कुछ राज्यों में द्विसदनीय विधानमंडल है जिसमें विधानसभा और विधान परिषद शामिल है। तो ये कथन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही है। दूसरा है कि वर्तमान में केवल 6 राज्यों में विधान परिषदें अस्तित्व में हैं। और तीसरा है कि उत्तर प्रदेश में 80 यानी कि लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है जो सबसे अधिक है। तो तीनों ही कथन क्या हो जाएंगे, हमारे तीनों ही कथन सही हो जाएंगे। यहाँ पे पहला और दूसरा तीसरा तीनों ही कथन सही है। यूपी में 80 लोकसभा सीटें हैं, बिल्कुल सबसे ज्यादा है, और वर्तमान में 6 विधान परिषद है, ये भी सही है। तो तीनों ही आंसर इसके सही होंगे। अगला है, राज्य विधानमंडल में कानून बनाने की प्रक्रिया के संबंध में विचार करना है। पहला है कि जो राज्य विधानमंडल है राज्य सूची और संवर्ती सूची के विषयों पर कानून बना सकता है। जो विधानमंडल है राज्य विधानमंडल वो संवर्ती सूची या राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकता है। तो बिल्कुल ही सही बात है, ये बना सकता है। दूसरा है कि एक साधारण विधेयक को राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन में पेश कर सकते हैं। जो एक साधारण विधेयक होता है वो राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन में हम उसको पेश कर सकते हैं। और तीसरा है कि एक बार जब राज्यपाल किसी विधेयक पर हस्ताक्षर कर देता तो वो कानून बन जाता। तो ये कथन भी बिल्कुल सही है, राज्यपाल की सहमति के बाद ही कानून बनता है। जब राज्यपाल कानून कर देता है किसी बिल के ऊपर तो हस्ताक्षर कर दे तो कानून बन जाता है। तो तीनों कथन यहाँ पर भी सही है, पहला, दूसरा और तीसरा। सही आंसर क्या हो जाएगा इसका, डी। अगला है, जो राज्य विधानमंडल है उसमें राज्यपाल की भूमिका क्या होती है उसके बारे में पढ़ना है। जो राज्यपाल के पास में अध्यादेश होते हैं वो जारी करने की शक्ति होती है। जो अध्यादेश जारी करने की शक्ति किसके पास में होती है, राज्यपाल के पास में होती है, और विधानमंडल स्तर में नहीं होता, जब विधानमंडल स्तर में नहीं होता। दूसरा है कि राज्यपाल एक विधेयक को अपनी सहमति दे सकता है, रोक भी सकता है, और राष्ट्रपति के विचार के लिए उसको आरक्षित भी कर सकता है कि उसको रख ले कि भाई मैं राष्ट्रपति से विचार करके इसके बारे में निर्णय लूंगा। तो ये बात भी बिल्कुल सही हो जाएगी। तीसरा क्या कह रहा है कि धन विधेयक को राज्यपाल के पूर्व अनुमति के बिना विधानसभा में पेश किया जा सकता है। तो राज्यपाल की अनुमति लिए बिना हम उसको कहीं पर विधानसभा में पेश नहीं कर सकते, यानी कि धन विधेयक को राज्यपाल की पूर्व अनुमति के बाद ही पेश कर सकते हैं। तो ये कथन हो जाएगा गलत। सही आंसर हो जाएगा इसका केवल 1 और 2। सही क्या हो जाएगा, केवल 1 और 2। फिर है अगला क्वेश्चन, संसदीय कार्यवाही के संबंध में कथन। संसदीय जो कार्यवाही है उसके संबंध में बताना है कि पहला है ध्यानाकर्षण प्रस्ताव।
यानी कि कॉलिंग अटेंशन मोशन एक नई भारतीय पहल है जिससे जो है अविलंबनीय लोक महत्व के विषय पर मंत्री का ध्यान हम आरक्षित कर सकते हैं। पहला क्या दिया गया है, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव एक नई भारतीय पहल है जिससे अविलंबनीय यानी कि इसको भारतीय नवाचार भी बोला गया है। और दूसरा है कि इसमें अल्पसंख्यक नेता को पहली बार 1969 में मान्यता मिली थी। कब मिली थी? 1969 में, 1969 में मान्यता दी गई थी। तो दूसरा भी सही है। तीसरा क्या कह रहा है कि अविश्वास जो प्रस्ताव होता है वो केवल लोकसभा में ही लाया जा सकता है, तो वो केवल उसको लोकसभा में ही जो है ला सकते हैं, वो लोकसभा में ही आता है। जो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव हो भारतीय नवाचार है। विपक्ष के नेता को, जिसको बोलते हैं अल्पसंख्यक नेता या विपक्ष के नेता, उसको 1969 में मान्यता मिली थी और अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही ला सकते हैं। तो तीनों कथन जो है सही है। आंसर क्या हो जाएगा? डी सही। क्या हो जाएंगे? पहला, दूसरा और तीसरा। अगला है संसद की समितियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। पहला है कि संसदीय कार्य में समितियां बहुत ही उपयोगी मानी जाती हैं। पहला कथन क्या दिया है? संसद कार्य में समितियां बहुत उपयोगी मानते हैं, बिल्कुल सही। संसदीय समितियां बहुत ही उपयोगी होती हैं। दूसरा है परवर समिति सिलेक्ट कमेटी, इसको विधेयक पर खंड दर खंड विचार करती है और विशेषज्ञों की राय भी लेती है। जो परवर समिति होती है वो विधेयक पर विचार करती है और सलाह भी लेती है विशेषज्ञों से। तीसरा है प्राक्कलन समिति है, सरकारी खर्चों में जो किफ़ायत है उसके ऊपर सुझाव देती है। यानी कि जो प्राक्कलन समिति उसका क्या काम होता है? किफ़ायत पर सुझाव देना। तो पहला, दूसरा और तीसरा तीनों कथन सही दिए गए हैं यहाँ पे। आंसर हो जाएगा इसका डी। जो परवर समिति है वो खंड दर खंड विचार करती है विधेयक के ऊपर, कोई भी बिल है उसके ऊपर, और फिर विशेषज्ञों से किसी से राय लेती है। पहला क्या दिया है? संसदीय कार्य में समितियां बहुत उपयोगी हैं। एक परवर समिति है, एक प्राक्कलन समिति। परवर समिति विधेयक के ऊपर विचार करती है, राय लेती है। प्राक्कलन समिति होती है वो सरकारी खर्चों में किफ़ायत पर सुझाव देती है कि कितना फायदा हुआ सरकारी खर्चों में, कितना जो है होना चाहिए था, कितना नहीं। फिर है लोकसभा अध्यक्ष और राज्य सभापति, इनकी शक्तियों के संबंध में कथन दिए हैं, इन पे विचार करना है। पहला कथन क्या कह रहा है कि जो धन विधेयक पर लोकसभा अध्यक्ष का अंतिम निर्णय होता है। जो लोकसभा अध्यक्ष धन विधेयक होते हैं उसके ऊपर लोकसभा अध्यक्ष का अंतिम निर्णय होता है, तो लोकसभा अध्यक्ष का ही निर्णय अंतिम माना जाता है धन विधेयक पे, बिल्कुल सही। दूसरा है लोकसभा अध्यक्ष संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। तो ये क्या कह रहा है कि जो वो संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है, तो बिल्कुल सही है, ये वाला भी बिल्कुल सही है। लोकसभा अध्यक्ष होता है वो संसद के दोनों सदनों की बैठक करता है संयुक्त। तीसरा क्या कह रहा है? लोकसभा अध्यक्ष अपने अध्यक्ष और राज्य सभापति दोनों के पास में किसी विधेयक को धन विधेयक घोषित करने की शक्ति होती है। दोनों के बाद में नहीं होती भाई, ये सिर्फ लोकसभा के पास में होती है। किसके पास में? केवल लोकसभा के अध्यक्ष के पास में होती है, न कि राज्यसभा के अध्यक्ष या सभापति के पास में। तो तीसरा गलत हो जाएगा, पहला दूसरा सही। आंसर क्या हो जाएगा? केवल 1 और 2। अगला है संसद और राज्य विधानमंडल की विधायी शक्तियों के संबंध में कथन। संसद राज्य सूची के विषयों पर अस्थायी रूप से कानून बना सकती है और यदि फिर राज्यसभा 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करती है तो यही राष्ट्रीय हित में आवश्यक होता है। तो कथन 1 बिल्कुल सही दिया गया है। संसद जो होती है वो राज्य सूची के विषयों पर अस्थायी रूप से कानून बनाती है और राज्यसभा 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करती है और फिर वही राष्ट्रीय हित में आवश्यक माना जाता है। दूसरा है समवर्ती सूची के विषयों पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं, तो ये भी बिल्कुल बात सही है। जो समवर्ती सूची होती है उसके ऊपर राज्य और केंद्र दोनों ही कानून बना सकते हैं। यदि समवर्ती सूची है इनके विषय पर केंद्र और राज्य के कानून में विरोधाभास हो जाए, यानी कि आपस में कोई तकरार हो जाए, केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं समवर्ती सूची में, और इन दोनों के बीच में विरोधाभास हो जाए, आपसी टकराव हो जाए, तकरार हो जाए, तो राज्य का कानून मान्य होता है। तो किसका कानून जो है मान्य होता है? वो राज्य का कानून होता है, न कि जो है केंद्र का। तो क्या होता है? बिना बाधा के जो है काम करना, इनका उद्देश्य होता है बिना किसी बाधा के काम करना। तो ये सारी चीज़ें, तीनों ही चीज़ें जो है इसमें शामिल की गई हैं। तीनों चीज़ें शामिल नहीं, इसमें किसका जो हाथ होता है? इसमें आंसर क्या दिया गया? केवल 1 और 2। ये क्या हो गया इसमें? शायद मैंने इसको अलग से आंसर को गलत कर दिया है। कुछ के मैंने आंसर टिक किए हुए हैं, कुछ के नहीं। इसमें जो अगर आपस में उनकी तकरार होती है तो इस अंतिम जो निर्णय होता है वो केंद्र का होता है या राज्य का होता है? इसका अंतिम निर्णय होता है वो केंद्र का होता है, न कि राज्य का, क्योंकि केंद्र ही सबसे ऊपर होता है ना, शक्तिशाली। या फिर सारे जो बाहरी मामले होते हैं वो किसके हाथ में होते हैं? केंद्र के मामले में।
तो इनमें सबसे ज़्यादा हाथ होता है वो केंद्र का होता है, और इनका उद्देश्य होता है कि बिना किसी बाधा के एक दूसरे के विरोधाभास के काम करें, ज़्यादातर यही होता है। तो इसका सही आंसर पहला और दूसरा हो जाएगा, ना कि तीसरा। तीसरा गलत हो जाएगा क्योंकि इसमें राज्य का कानून मान्य नहीं होगा, बल्कि किसका मान्य होगा, केंद्र का। तो सही आंसर यही हो जाएगा, केवल 1 और 2। इसका सही आंसर हाँ 1 और 2 ही होगा भाई। अगर आपस में टकराव की स्थिति आ जाती है ना, तो केंद्र का कानून मान्य होता है, न कि राज्य का। तो ये सही आंसर दिया गया है, यहाँ पे गलत नहीं है। अगला है लास्ट क्वेश्चन आज का पॉलिटिकल साइंस का। संसदीय विशेष अधिकारों के संबंध में कौन से कथन सही है? पहला है कि सांसदों को संसद या फिर उसकी समिति में कही गई किसी भी बात या दिए गए मत के संबंध में किसी भी अदालत में कार्यवाही से पूर्ण छूट है। बात या फिर दिए गए मत के संबंध में किसी भी अदालत में कार्यवाही से पूर्ण छूट होती है, तो कथन जो है ये सही है। दूसरा है कि गिरफ्तारी से सुरक्षा केवल दीवानी मामलों में उपलब्ध होती है, और साथ ही जो आपराधिक या फिर निवारक निरोध है मामले, उनमें गिरफ्तारी से सुरक्षा आपको नहीं मिलती है। तो ये बात भी बिल्कुल सही है। तीसरा है कि विशेष अधिकारों का मुख्य उद्देश्य सांसदों को बिना किसी बाधा के अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में सक्षम बनाता है। तो ये कथन भी क्या हो जाएगा, हमारा सही हो जाएगा। सांसदों को संसद के भीतर में जो कही गई बातें होती है उनके ऊपर कानूनी छूट होती है। कोई भी बात वो बोल सकते हैं, उनके ऊपर कानूनी छूट होती है। गिरफ्तारी से सुरक्षा केवल उनको दीवानी मामलों में मिलती है। अगर उनको कोई भी अपराध कर दिया या कोई भी जो है निवारक निरोध मामले हो गए, उनमें उनको गिरफ्तारी से छूट नहीं मिलेगी, वो गिरफ्तार हो सकते हैं। तीसरा है कि वो जो उद्देश्य होते हैं वो बिना बाधा के काम करने का उद्देश्य होता है, कि कोई भी जो है बीच में बाधा ना डाले। उनको कर्तव्य होता है कि बिना किसी बाधा के अपना काम करें। तो ये तीनों ही कथन जो है संसद के बारे में सही है, पहला, दूसरा और तीसरा। अगला चलते हैं, अगला सेक्शन है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स का पहला क्वेश्चन हमारे सामने है। पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है, वैश्वीकरण ग्लोबलाइजेशन, इसके संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला कथन है यहाँ पे, वैश्वीकरण का तात्पर्य होता है विश्व अर्थव्यवस्था के साथ देश की अर्थव्यवस्था का एकीकरण करना। तो इसका तात्पर्य है कि विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ साथ देश की अर्थव्यवस्था का एकीकरण करना। दूसरा क्या कह रहा है, इसमें वस्तुओं, सेवाओं, पूंजी, प्रौद्योगिकी और श्रम का मुक्त जो होता है प्रवाह शामिल होता है। तो बिल्कुल जो है चीजें ये भी सही है। इसमें वस्तुओं का, सेवाओं का, पूंजी, कोई प्रौद्योगिकी या फिर श्रम, सभी का मुक्त प्रवाह होता है, सभी चीजें शामिल होती हैं वैश्वीकरण में। तीसरा क्या कह रहा है कि वैश्वीकरण की प्रक्रिया ने बहुराष्ट्रीय कंपनियों के उदय में मदद की है। तो इसने बहुराष्ट्रीय कंपनियों के उदय में बहुत मदद की है, किसने, वैश्वीकरण ने, ग्लोबलाइजेशन ने। तीनों ही कथन सही हो जाएंगे। पहला इसका आंसर हो जाएगा डी। पहले क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, डी। अगला है नई आर्थिक नीति, जो नई इकोनॉमिक पॉलिसी है एनईपी जिसको हम बोलते हैं, 1991 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। किसके संबंध में, 1991 के संबंध में। पहला क्या कह रहा है कि एनईपी का मुख्य उद्देश्य अर्थव्यवस्था को स्थिर करना और अंतर्राष्ट्रीय भुगतान संतुलन के संकट को हल करना है। एनईपी का मुख्य उद्देश्य है अर्थव्यवस्था को स्थिर करना, अंतर्राष्ट्रीय भुगतान संतुलन को जो है भुगतान संतुलन के संकट को हल करना। तो पहला इसका जो कथन है वो सही हो जाएगा। दूसरा है कि ये इस नीति के 3 मुख्य स्तंभ है, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। तो इस नीति के 3 स्तंभ थे, उदारीकरण थे, निजीकरण और वैश्वीकरण थे। और तीसरा क्या है, एनईपी के बाद में भारत सरकार ने विदेशी व्यापार पर सभी प्रतिबंध हटा दिए थे। इनको पूर्ण रूप से, पूरी तरह से सभी प्रतिबंधों को नहीं हटाया गया था, थोड़ी ढील दी थी बस। एनईपी के बाद में भारत सरकार ने विदेशी व्यापार पे थोड़ी ढील बरती थी, ना कि उनको पूर्ण रूप से हटाया गया था। तो प्रतिबंधों को हटाया नहीं गया था, ये गलत हो जाएगा। पहला दूसरा दोनों सही हैं, लेकिन तीसरा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ये गलत हो जाएगा और आंसर इसका हो जाएगा 1 और 2। अगला है उदारीकरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। उदारीकरण का अर्थ होता है अर्थव्यवस्था पर सरकारी नियंत्रण और प्रतिबंधों में ढील देना या उनको हटाना। तो ये बात बिल्कुल सही है। उदारीकरण, उदार हम बोलते हैं ना, उदार स्वभाव का है, थोड़ी सी नरमी हो जाती है किसी के स्वभाव में, तो हम बोलते हैं वो तो बहुत उदार उसका स्वभाव है। तो उदारीकरण का मतलब ये होता है कि सरकारी नियंत्रण में या कोई प्रतिबंध है उनमें थोड़ी सी ढील देना या उनको थोड़ा कम करना, उनको हटाना। दूसरा क्या कह रहा है यहाँ पे
कि 1991 के बाद में कई उद्योगों को लाइसेंसिंग की आवश्यकता से मुक्त कर दिया गया था। तो दूसरा भी कथन सही है कि कई उद्योग थे उनके लाइसेंस से उनको मुक्त कर दिया गया था। तीसरा है कि उदारीकरण ने केवल घरेलू कंपनियों को लाभ पहुंचाया था, विदेशी कंपनियों को नहीं। उन्होंने क्या किया था, विदेशी कंपनियों को जो है भारत में काम करने में मदद की थी, विदेशी कंपनियों को भी भारत में काम करने में मदद की थी, ना कि सिर्फ घरेलू कंपनियों को लाभ पहुंचाया। तो उदारीकरण ने दोनों को लाभ पहुंचाया था और जो विदेशी कंपनियां थी उनको भारत में काम करने की जो है परमिशन दी थी, उनको उनकी हेल्प की थी। तो पहला और दूसरा सही है, लेकिन तीसरा जो हो जाएगा वो गलत हो जाएगा। कथन जो इसका पहला और दूसरा सही है, आंसर हो जाएगा इसका सी। अगला है निजीकरण क्या है। प्राइवेटाइजेशन जिसको हम बोलते हैं, निजी यानी कि किसी भी खुद का जिसका काम होता है, खुद की कंपनी, खुद का जो उद्योग धंधा होता है किसी का भी, उसको हम प्राइवेट सेक्टर में या फिर निजीकरण में मानते हैं। तो निजीकरण का क्या अर्थ होता है। पहला है कि निजीकरण का अर्थ सरकारी स्वामित्व वाले उद्यमों और निजी क्षेत्र में स्थानांतरित करना, यानी कि जो सरकारी कार्य काम करने वाली जो सरकारी कंपनियां होती हैं, सरकारी कोई भी चीज़ होती है, उनको निजी हाथों में किसी भी इंसान को उसको सौंपना और उसको जो होता है वो खुद का लाभ ज़्यादा कमा ले, कोई भी मालिक होता है वो ढूंढ करके उसके हाथों में उस कंपनी को सौंपना, ना कि सरकार की बजाय किसको, किसी एक मालिक को निजी क्षेत्र में स्थानांतरित करना। इसमें सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में अपनी हिस्सेदारी बेचना शामिल हो सकता है। यानी कि ये बात भी बिल्कुल सही है कि इसमें क्या होता है, हिस्सेदारी हो जाती है सरकार की। तीसरा हो जाता है कि निजीकरण का मुख्य उद्देश्य सरकारी राजस्व बढ़ाना और दक्षता में सुधार करना था। इसकी जो है इसमें क्या होता है कि इसमें सरकारी राजस्व को बढ़ाना, क्योंकि वो सरकार हिस्सा लेगी उसमें से, और दक्षता को जो है उसमें सुधार करना था। तो निजीकरण का मुख्य उद्देश्य था सरकारी राजस्व बढ़ाना, दक्षता में सुधार करना। ये जो थी सरकारी क्षेत्र के, यानी कि अपनी हिस्सेदारी सरकार को देती थी, सरकारी क्षेत्र को देती थी। और निजीकरण का मतलब ही होता है कि सरकारी स्वामित्व वाले कोई भी उद्यम हो गया, क्षेत्र हो गया, उसको निजी क्षेत्रों में स्थानांतरित कर दिया। तीसरा, इसका आंसर तीनों ही सही हैं। तीनों कथन क्या हो जाएंगे इसके सही, पहला, दूसरा और तीसरा सभी आंसर सही हैं, ऑप्शन नंबर डी। अगला है वैश्वीकरण के भारतीय अर्थव्यवस्था पर अनुकूल प्रभाव के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला कथन क्या है, वैश्वीकरण ने भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की आमद में वृद्धि की थी। वैश्वीकरण ने एफडीआई को बढ़ाया था और उपभोक्ताओं की अधिक से अधिक विकल्प मिल सके, किससे, एफडीआई के बढ़ने से। तो इसने उपभोक्ताओं के लिए वस्तुओं सेवाओं की अधिक से अधिक विविधता या फिर बेहतर गुणवत्ता उपलब्ध करवाई थी, ताकि उपभोक्ताओं को अधिक से अधिक विकल्प मिल सकें। तीसरा क्या कह रहा है कि वैश्वीकरण ने भारतीय कंपनियों को वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम बनाया था। जो वैश्वीकरण था उसने भारतीय कंपनियों को विश्व बाजार में प्रतिस्पर्धा में करने में, उनके जो है प्रतिस्पर्धा करने का उनको मौका मिला था वैश्विक स्तर पे भारत की कंपनियों को, वैश्वीकरण की वजह से। तो तीसरा कथन भी सही है, यानी कि तीनों ही चीजें जो वैश्वीकरण ने भारत की अर्थव्यवस्था पर अनुकूल प्रभाव डाले थे, और वही चीजें यहाँ पर बताई गई है कि जो भारत की कंपनियां थी उनको विश्व बाजार में उतरने का मौका मिला था, अपने आप को वहां पर जो है जगह बनाने का मौका दिया था वैश्वीकरण ने। इनने उपभोक्ताओं के लिए कई विकल्प निकाले थे, कोई भी वस्तु हो उनके ज़्यादा से ज़्यादा वैरायटी, सेवाओं की, सारी चीज़ों की विविधता वहां पर लाके दी थी और अच्छी गुणवत्ता। तीसरा है कि वैश्वीकरण ने भारत के विदेशी प्रत्यक्ष को बढ़ाने में मदद की थी। तो तीनों ही कथन सही हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। अगला है वैश्वीकरण के भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल यानी कि उल्टे प्रभाव क्या पड़े थे। अनुकूल प्रभाव हमने देख लिए थे, अब है वैश्वीकरण के भारत की अर्थव्यवस्था पर नेगेटिव प्रभाव या प्रतिकूल प्रभाव क्या पड़े थे। पहला है कि वैश्वीकरण ने कृषि क्षेत्र में रोजगार सृजन को बढ़ावा दिया था। क्या जो है इससे रोजगार सृजन में इसको बढ़ावा मिला था वैश्वीकरण की वजह से। तो इसका जो होगा वो पहला गलत हो जाएगा। कृषि जो है रोजगार में बढ़ावा नहीं मिला था भाई, कृषि के रोजगार पर नकारात्मक प्रभाव डाला था इसने, और वृद्धि थी वो धीमी कर दी थी। क्या कर दी थी इसने, कृषि के रोजगार पे नकारात्मक प्रभाव डाला था, न कि उसके सर्जन को बढ़ाया था। तो पहला जो हो जाएगा वो गलत। दूसरा है कि इसने छोटे और मध्यम उद्योगों को बहुराष्ट्रीय कंपनियों से कड़ी स्पर्धा करने जो है प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ा था। इसमें जो छोटे छोटे उद्योग थे उनको बड़ी बड़ी कंपनियों से प्रतिस्पर्धा करनी पड़ी थी, कंपटीशन बढ़ गया था उस टाइम पे। तीसरा है कि वैश्वीकरण से आय असमानता में वृद्धि हुई थी। जो आय थी वो जिनके पास में पहले जो आमदनी ज़्यादा थी वो बड़े बड़े बाजारों में उतरी, उन्होंने लाभ भी कमाया। जो छोटे उद्योग थे वो पिछड़े रह गए थे उसमें कड़ी प्रतिस्पर्धा में, कंपटीशन के चक्कर में। तो आय की जो असमानता थी, यानी कि पैसे वालों के पास में और ज़्यादा पैसा हो गया, जो निर्धन थे वो और ज़्यादा निर्धन हो गए, तो इनमें जो असमानता थी, गैप था, वो और ज़्यादा बढ़ गया था।
तो तीनों ही, पहला और दूसरा, पहला तो गलत हो जाएगा, दूसरा और तीसरा है वैश्वीकरण के नेगेटिव प्रभाव जो है भारत की अर्थव्यवस्था पर पड़े थे वो सही है, कि इसने कृषि के क्षेत्र में बढ़ावा नहीं दिया था, गिरावट ला के दी थी, जो है रोजगार में कमी आ गई थी। तो पहला, दूसरा और तीसरा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा, केवल 2 और 3। अगला है विश्व व्यापार संगठन को लेकर WTO के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। WTO है वो एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है और इसका उद्देश्य है वैश्विक व्यापार को उदार बनाना है। तो WTO का उद्देश्य यही है, वैश्विक व्यापार को उदार बनाना, अंतर्राष्ट्रीय संगठन है ये। यह गेट यानी कि समझौते का उत्तराधिकारी है और 1995 में इसको स्थापित किया गया था। तो बिल्कुल ये गेट का उत्तराधिकारी है और 1995 में बना था। तीसरा है कि भारत WTO का संस्थापक सदस्य नहीं है, भारत इसका संस्थापक सदस्य है, तो ये गलत हो जाएगा भाई, तो ये गलत हो जाएगा। तीसरा, पहला सही है और दूसरा भी सही है, आंसर हो जाएंगे इसके केवल 1 और 2। यहाँ पर मैंने, हाँ, पहला और दूसरा सही है, आंसर हो जाएगा ए। अगला है WTO के कार्यों के संबंध में निम्नलिखित कथन दिए हैं, उन पर विचार करना है कि इसके क्या क्या कार्य हैं। पहला है कि यह सदस्य देशों के बीच में व्यापार वार्ताओं के लिए एक मंच प्रदान करता है। WTO का काम क्या है कि ये वार्ता, एक तरह का बातचीत का, वार्तालाप का मंच जो है प्रदान करता है व्यापार के लिए देशों के बीच में, तो ये तो सही है। दूसरा क्या कह रहा है यहाँ पे कि ये व्यापार संबंधी विवादों को सुलझाने के लिए एक तंत्र संचालित करता है, विवादों को भी सुलझाता है, विवादों को सुलझाने का भी काम करता है क्या, WTO। व्यापार से रिलेटेड कोई भी मामला आ गया सामने, उनको सुलझाने का काम किसका है, WTO का, तो ये भी सही है। इसका मुख्य कार्य केवल विकसित देशों के हितों की रक्षा, इसका कार्य है विकसित हो या विकासशील सभी देशों के हितों की रक्षा करना। अगर न्याय करना है तो कोई भी देश सामने हो, अगर किसी के साथ अन्याय हो रहा है तो वो आवाज़ उठाता है WTO, चाहे विकसित देश हो या विकासशील। तो केवल विकसित देश हो, गलत हो जाएगा, पहला और दूसरा इसका सही आंसर हो जाएंगे और तीसरा गलत हो जाएगा, सही क्या हो जाएगा इसका, सी। अगला क्या कह रहा है कि भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत 1991 में क्यों की गई थी। इसका आंसर दिया गया है, पहला क्योंकि भारत एक विकसित देश बनना चाहता था इसलिए। दूसरा है क्योंकि भारत को गंभीर आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा था, जिसमें उच्च मुद्रास्फीति या फिर विदेशी मुद्रा भंडार की कमी शामिल थी। तीसरा क्योंकि अमेरिका ने भारत के ऊपर दबाव डाला था और चौथा क्योंकि सोवियत संघ का विघटन हो गया था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कि इसने जो है बी इसका सही आंसर है। आंसर तो आपको पता लग ही गया क्योंकि अलग से दर्शाए जो गए हैं, लेकिन क्योंकि भारत को, इसमें भारत की जो नई आर्थिक नीति की शुरुआत 1991 में की गई थी, क्यों की गई थी, क्योंकि भारत को गंभीर आर्थिक संकट का सामना करना पड़ गया था और उसमें उच्च मुद्रास्फीति और विदेशी मुद्रा भंडार में कमी हो गई थी, यानी कि जो भारत की गंभीर भुगतान संतुलन संकट आया था उसको सामना करना पड़ा था, जिससे निपटने के लिए नई आर्थिक नीति लागू करनी पड़ी थी 1991 में। तो सही आंसर बी हो जाएगा। अगला है उदारीकरण का भारतीय अर्थव्यवस्था पर सबसे तत्कालिक प्रभाव क्या पड़ा था। जब उदारीकरण है उसका भारत की अर्थव्यवस्था पर तत्कालिक प्रभाव, क्या कृषि में भारी वृद्धि हुई थी, सरकारी स्कूलों की संख्या बढ़ी थी, तो दोनों गलत हो जाएंगे। और तीसरा भी, बेरोजगारी दर में भी कमी जो है नहीं आई थी, विदेशी निवेश और व्यापार में वृद्धि हुई थी। तो सही इसका आंसर क्या हो जाएगा, विदेशी निवेश और व्यापार में जो है वृद्धि हुई थी। उदारीकरण के बाद में जो है प्रतिबंध हट गए थे और जो विदेशी निवेश होता है या फिर व्यापार होते हैं वो तेजी से बढ़ा था, प्रतिबंधों को कम किया था। अगला है क्वेश्चन, यदि एक छोटी भारतीय खिलौना निर्माता कंपनी है और एक बड़ी चीनी बहुराष्ट्रीय कंपनी से प्रतिस्पर्धा करने में असमर्थ है, तो यह वैश्वीकरण का कौन सा पहलू दर्शाता है। एक छोटी सी खिलौने की कंपनी है, साथ ही एक बहुराष्ट्रीय कंपनी है चीनी की, दोनों के बीच में जो है कंपटीशन होगा तो दोनों असमर्थ होंगे कंपटीशन करने में। कौन, ये खिलौना वाले असमर्थ होंगे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, वैश्वीकरण का नकारात्मक या फिर चुनौतीपूर्ण पहलू। सही आंसर क्या हो जाएगा, वैश्वीकरण जो है वैश्विक प्रतिस्पर्धा है, तो छोटे घरेलू जो उद्योग होते हैं उनको नुकसान होता है, तो इसी वजह से इसका सही आंसर क्या होगा, बी। WTO व्यापार विवादों को किस प्रकार से सुलझाता है। जो WTO है वो व्यापार के विवादों को किस प्रकार से सुलझाता है। ये देशों के बीच में युद्ध शुरू करता है, यह विवादित देश पर आर्थिक प्रतिबंध लगाता है, ये एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया के माध्यम से विवादों की जांच करता है और निर्णय देता है, यह संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का मामला जो होता है उसको उठाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। WTO व्यापार विवादों को किस प्रकार से सुलझाता है, ये विवादों की जांच करता है और निर्णय देता है, यानी कि
इसका काम ही ये होता है कि WTO क्या क्या जो है परेशानी हो रही है व्यापार में, और फिर वो जो है सही निर्णय लेता है, उनको सही तरीके बताता है, सही जो होता है निर्णय लेता है, चाहे वो कोई विकसित हो, विकासशील देश हो, सभी के बीच में क्या होता है, निर्णय लेता है, सभी विवादों की जांच करके। तो सही आंसर हो जाएगा इसका सी। ये तो सही है ना, यहाँ से आप समझ जाना, वैसे ये अलग से हाईलाइट किया गया है। अगला है 13 नंबर क्वेश्चन, वैश्वीकरण के कारण भारत में जो सेवा क्षेत्र है, विशेष करके जो IT क्षेत्र है, उनमें तेजी से वृद्धि हुई थी वैश्वीकरण के कारण। तो इनका प्रमुख कारण क्या था? तो सीधा आंसर ही बात कर लेते हैं, सस्ती श्रम लागत थी और अंग्रेजी बोलने वाली आबादी के कारण से वैश्विक जो था आउटसोर्सिंग में वृद्धि हुई थी। जो भारत के पास में कुशल और अंग्रेजी बोलने वाले युवा की आबादी थी उस टाइम, और जिसने वैश्विक कंपनियों जैसे कि IT हो गए, BPO हो गए, उनकी सेवाओं को आउटसोर्स करने के लिए आकर्षित किया था, और इसी वजह से वैश्वीकरण के कारण भारत के सेवा क्षेत्रों में तेजी से वृद्धि हुई थी। अगला क्वेश्चन है, यदि सरकार सार्वजनिक क्षेत्र की एक कंपनी में अपनी 51% हिस्सेदारी बेचती है तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? अगर कोई भी सरकार सार्वजनिक क्षेत्र की एक कंपनी है, उसमें 51% की हिस्सेदारी बेचती है, तो इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे? यानी कि हम उसको कहेंगे निजीकरण, यानी कि वो किसी भी निजी इंसान के, निजी जो है व्यक्ति के हाथों में उस कंपनी को सौंपता है और उसमें 51% की हिस्सेदारी लेता है, तो उसको हम बोलते हैं निजीकरण। और लास्ट है आज का इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कारक वैश्वीकरण को बढ़ावा देने में सबसे महत्वपूर्ण है? कौन सा कारक है जो वैश्वीकरण को बढ़ावा देता है? तो सूचना प्रौद्योगिकी, यानी कि जो परिवहन है और संचार प्रौद्योगिकी, इसमें तेजी से सुधार करेंगे तो वैश्वीकरण को बढ़ावा मिलेगा। इसमें जो है प्रगति में विश्व स्तर पे वस्तु, सेवाएं, सूचनाएं आदान प्रदान करना बहुत ही आसान हो जाता है प्रौद्योगिकी की वजह से, और इसी वजह से वैश्वीकरण का मुख्य चालक के रूप में काम करता है प्रौद्योगिकी, संचार प्रौद्योगिकी और परिवहन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है पेडागोजी का पहला क्वेश्चन, एक शिक्षक कक्षा में स्वतंत्रता आंदोलन पढ़ाते समय छात्रों को विभिन्न नेताओं के भाषण पढ़ाने के लिए बोलता है, तो उसकी तुलना भी करने के लिए बोलता है, तो कौन से शिक्षण की शिक्षण विधि का उदाहरण है ये? इसका आंसर हो जाएगा स्रोत विधि, यानी कि उनको खोजबीन करके जो है चीज़ें ढूंढनी पड़ेंगी, सभी नेताओं के भाषण जो है देखने पड़ेंगे, उनको समझना पड़ेगा, फिर उनकी तुलना करनी पड़ेगी, तो इसको हम बोलेंगे स्रोत विधि, ना कि व्याख्या विधि, ना ही प्रयोजना विधि, ना ही कहानी विधि। सही आंसर बी हो जाएगा। अगला है यहाँ पर सामाजिक विज्ञान में भूमिका, यानी कि कोई रोल प्ले है, उसका प्रयोग सबसे अधिक जो है हम किस उद्देश्य के लिए करते हैं? समय को भरने के लिए, विद्यार्थियों को अनुशासन में रखना इसलिए नहीं, सामाजिक स्थितियों को अनुभव के माध्यम से समझाने के लिए, अपने खुद के जो होते हैं, खुद के किसी भी हम महात्मा गांधी के बारे में पढ़ा रहे हैं या फिर जवाहरलाल नेहरू के बारे में पढ़ा रहे हैं, तो बच्चों को उनके रोल करने, उनकी जो एक्टिंग करने के लिए बोलो, उनको रोल करने के बोलो कि वो किस प्रकार का उनका जीवन था, वो क्या करते थे, तो वो खुद के जो है अनुभव करते हैं उस चीज़ को, और उससे उनकी समझ विकसित होती है। अगला है थर्ड क्वेश्चन, यदि शिक्षक भूगोल पढ़ा रहा है और उस समय छात्रों से पूछता है कि यदि आपके क्षेत्र में वर्षा कम हो जाए तो समाज और अर्थव्यवस्था पे क्या प्रभाव पड़ेगा, वह किस विधि का प्रयोग कर रहा है? अगर वो पूछ रहा है कि वर्षा कम है वो तो समाज और अर्थव्यवस्था पे क्या प्रभाव पड़ेगा, तो वो कौन सी विधि का प्रयोग कर रहा है शिक्षक पढ़ाते समय? क्या वो व्याख्या कर रहा है, प्रदर्शन विधि कर रहा है, कहानी विधि कर रहा है, या समस्या समाधान विधि का उपयोग कर रहा है? वो प्रदर्शन विधि या फिर समस्या समाधान, कौन सा आएगा इनमें से? यदि आपके क्षेत्र में वर्षा कम हो जाए तो समाज और अर्थव्यवस्था पे क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या प्रभाव पड़ेगा वो पूछ रहा है, तो वो शायद प्रदर्शन विधि का उपयोग कर रहा है। किसका? वो समाधान की बात नहीं कर रहा है यहाँ पे, सिर्फ क्या प्रभाव पड़ेगा वो सिर्फ पूछ रहा है उनसे, तो वो सोचेंगे बच्चे और उसका जवाब देंगे। तो मेरे ख्याल से इसका आंसर प्रदर्शन विधि होगा, ना कि कहानी विधि। समस्या समाधान में तो उनको कोई भी समस्या दी जाए और वो खोजबीन करके उनका जो है हल निकाले। अच्छा हाँ, अर्थव्यवस्था पे प्रभाव क्या क्या पड़ेंगे, वो सोचेंगे कि वर्षा कम हो जाएगी तो हमारी जो है खेती वगैरह कम हो जाएंगी, और उससे वो समस्या का हल। इसका आंसर मैं आपको कल की क्लास में दूंगी, आप इसको रहने दो, इनमें थोड़ा कन्फ्यूजन है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4, समूह कार्य या फिर ग्रुप वर्क को सामाजिक विज्ञान शिक्षण में प्रभावी किस लिए मानते हैं हम? कि सामाजिक शिक्षण में ग्रुप वर्क दिया जाए आपको तो वो प्रभावी क्यों होता है, अच्छा क्यों मानते हैं? इससे शिक्षक को आराम मिलता है? नहीं। इससे पाठ जल्दी खत्म होता है? नहीं। इससे सहयोग से लोकतांत्रिक मूल्य या फिर जो सामाजिक कौशल होते हैं, नैतिक मूल्य होते हैं, उनका विकास होता है, इसलिए हम ग्रुप कार्य या समूह कार्य देते हैं सामाजिक विज्ञान में।
और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान में अन्वेषण आधारित शिक्षण का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है? अन्वेषण आधारित या इंक्वायरी बेस्ड, शिक्षक द्वारा दिए गए उत्तरों को पढ़ना या फिर जो है पाठ्य पुस्तक का पालन करना, ये दोनों ही गलत हैं। विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न निर्माण करना और समय सीमा, इसका सही सी आंसर हो जाएगा। अन्वेषण होता है इंक्वायरी, बच्चे खुद जो है उसको पढ़ते हैं, फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन बनाते हैं, उनके दिमाग में क्वेश्चन आते हैं, वो एक दूसरे से पूछते हैं। तो विद्यार्थियों के द्वारा प्रश्न का निर्माण करना, ये सबसे महत्वपूर्ण तत्व होता है इंक्वायरी बेस्ड। बच्चों से कोई भी एक टॉपिक दे दो और पूछो कि इनसे रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछने हैं, तो बच्चों के दिमाग में सबसे पहले कौन सा क्वेश्चन आएगा उस टॉपिक को लेकर के सभी बच्चों से पूछना है। तो इस प्रकार से क्या होता है, बच्चों के द्वारा प्रश्न निर्माण का इसमें सहायता होती है इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज मुझे थोड़ी जल्दी है, इसलिए मैंने ये जल्दी में करवाया था। कोशिश तो बहुत की थी, लेकिन अगर आपको फिर भी स्पीड कम लगी होगी, मैंने अपनी तरफ से बहुत जल्दी करवाई है आज क्लास। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आज तो है जो है सभी को पता है, जाने से पहले मैं सभी को न्यू ईयर विश कर देती हूँ, क्योंकि हम तो कल ही मिलेंगे ना इवनिंग में। और कल तो हैप्पी न्यू ईयर आपका, यानी कि नए साल की शुरुआत होने वाली है। सभी को पता है नया साल आने वाला है, तो मैं सभी को न्यू ईयर विश करती हूँ। सभी का जो है नया साल बहुत ही अच्छे से निकले। जो आपका आने वाला साल है आपके लिए खुशियाँ, समृद्धि, सुख समृद्धि और साथ ही साथ तरक्की लेकर के आए। जितने भी बुरे गिले शिकवे किसी भी दोस्त के, परिवार के, या किसी भी अपने खुद के भी बारे में कुछ भी नेगेटिव आ रहा है कि मुझसे नहीं होगा, ये सारी चीज़ें आप 25 में आज की रात में छोड़ करके चले जाओ। नए साल में नई चीज़ें आपके साथ में होती हैं। हर साल कुछ ना कुछ नया लेकर के आता है आपके लिए, आपकी लाइफ में। तो अगर थोड़ा सा भी ऐसे मन उदास हो रहा है किसी एग्जाम को लेकर के, किसी भी आपकी लाइफ के किसी भी प्रॉब्लम को लेकर के, तो सोचो, एक उम्मीद जगाओ अपने अंदर कि नया साल आ गया है तो मेरे साथ में कुछ ना कुछ अच्छा जरूर होगा। और मैं प्रे भी करूँगी जितने भी मेरे भाई बहन हैं, कोई भी स्टूडेंट मेरे से छोटा है बड़ा है, सभी के लिए यही करूँगी कि मेरा भी और साथ साथ आपका भी, सभी को तरक्की मिले, सभी को कामयाबी मिले, सभी का अच्छा रिजल्ट आए, सभी अपने अपने पैरों पे खड़े हो जाए। सबसे ज़रूरी जो चीज़ें होती है आज के टाइम में, अपने खुद के पैरों पे खड़ा होना, खुद की कमाई खाना बहुत ज़रूरी होता है। मैंने लाइफ से बहुत चीज़ें सीखी हैं कि कुछ भी करो, किसी और से ना हस्बैंड से लेने हैं, अगर शादी हो गई तो ना किसी वाइफ से लेने हैं, ना ही अपने माता पिता से, सास ससुर से, भाई बहन से, किसी से आपको पैसे ना लेने पड़े। 4 पैसे खुद के पास होंगे ना तो इज्जत आपको बहुत बढ़िया मिलेगी। तो सबसे ज़रूरी है अपने पैरों पर खड़े हो जाओ, बाकी की चीज़ों को इग्नोर करके। तो नया साल आपके लिए ये कामयाबी जरूर लेकर के आएगा। मैं प्रे करूँगी सभी के लिए, और आप लोग मेरे लिए भी करना थोड़ी सी प्रे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, और साथ ही साथ हैप्पी न्यू ईयर।